शेयर कर देता हूँ आपसे। जी, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और आपको ये स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। सो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसके अंदर वी विल डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लोज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी तरह की होती है, कोई बताएगा? सर 5। जी बताइए, कौन कौन सी? कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और देयर इज वन मोर, नोट्स टू द अकाउंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन बेसिक, अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती है, और बाकी जो होती हैं वो बेसिकली इसी की एक्सटेंशन है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो दैट इज अगेन वो ड्राइव करती है फ्रॉम द इटसेल्फ द इनकम स्टेटमेंट ना। तो आज जो है बेसिकली ये तीन बेसिक जो कैश फ्लोज हैं जो कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट चीज़ें बताती हैं, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज थ्री। इसमें आपका बैलेंस शीट आता है, नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लोज, ठीक है। तो वो हमने जो स्टार्ट किया था तो हमने ये बताया था कि वी विल बी, जो हमारा फाइनेंस में जो हमारा फोकस होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है, डिस्क्लोजर नहीं होता। तो जब आप अकाउंटिंग यूज़ करते हैं तो अकाउंटिंग में हम ये देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर हम किस तरह से कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। हमारे यहाँ फिर ये इसमें स्टेक होल्डर्स के अंदर वो ऐसी नहीं, फिर हम यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, IFRS क्या कहता है, हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है ना। एज इफ कि अगर आप यू आर अ मैनेजर, ठीक है, या आप कोई भी एनालिस्ट है किसी भी कंपनी के बारे में, अगर आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि कंपनी कैसी है, तो आप वो जो एनालिसिस है वो किस तरह से आप इन स्टेटमेंट से आप लगा सकते हैं बेसिकली। तो इस कॉन्सेप्ट से विल बी डिस्कसिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट ना। तो पहले तो ये बताएं, बैलेंस शीट से आपको क्या मालूम होता है कंपनी के बारे में? अबाउट द एसेट ऑफ द कंपनी सर। एक चीज़ तो होती है ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं बैलेंस शीट ये आपको मालूम होगा कि एसेट्स और इक्विटीज़, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। एक साइड पे एसेट होती है, एक साइड पे इक्विटीज़ होती है। एसेट्स और इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ और ओनरशिप वगैरह होती है। तो ये तो हमें मालूम है कि उसमें क्या, लेकिन अगर इफ़ यू आर एनालिस्ट या आप एक डिसीजन मेकर है, तो बैलेंस शीट से आप क्या कंपनी के बारे में क्या अंदाज़ा लगाएंगे? तो फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कंपनी की, वो तो सारी है ना, मतलब इनकम स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट भी है, या कैश फ्लोज भी एक तरह से है। तो लेकिन ये किस तरह आप कहेंगे, यानी बैलेंस शीट से क्या वो एक्स्ट्रा चीज मालूम हो रही है इन तीनों तो में वो से? एज एट की बेसिस पे पता होती है, मतलब ओवर द पीरियड कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है। अच्छा, ये जरा एक्सप्लेन करें क्या कह रहे हैं जी सर। सर इसका मतलब है कि सिंस द कंपनी की इंसेप्शन उस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, उसके क्या एसेट्स हैं जो करंट बेसिस पे, मतलब जैसे P&L होता है वो तो सिर्फ एक पीरियड का बताया जाता है, ठीक है। लेकिन जब बैलेंस शीट को हम देखते हैं तो उसमें कंपनी के इंसेप्शन से लेके उसकी सारी चीज़ें, कि उसमें कितने एसेट्स हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या हैं, और मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है, मतलब शेयर होल्डर्स अच्छा, एक बात बताएं कि कंपनी ने जो है एक 10 साल पहले एक एसेट खरीदा क्या, और वो इस वक्त नहीं है, यानी बेच दिया, तो वो भी होगा बैलेंस शीट पे? यस सर। सर उसकी अक्यूमुलेटेड नहीं सर, अगर वो कंपनी का पार्ट है तो वो बिल्कुल वो नॉन करंट एसेट्स में शो होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी कंपनी ने 10 साल पहले एक एसेट खरीदा और 5 साल पहले उसे बेच दिया। भेज दिया नहीं, वो नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो नहीं, फिर वो नहीं। हिस्टोरिकल तो अफेक्ट नहीं है ना इसमें आप ये कह रहे हैं जब से कंपनी बनी है उस वक्त से, तो इसको जी नवेद क्या कह रहे हैं? सर आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, बट ये कि जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ी थी तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता था कि व्हेन वी बेसिकली मेक इनकम स्टेटमेंट, तो हम उसमें यूज़ करते थे फॉर द पीरियड एंडेड ऑन, और जब बैलेंस शीट होती थी तो बैलेंस शीट पे हम लिख रहे थे होते थे कि एज ऑफ।
तो दैट्स एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। के बैलेंस शीट आपको उस एग्जैक्ट पीरियड पे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो आपको बता रही होती है। राइट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, कह सकते हैं। यस देखिए सर। ना, कंपनी जो है, यानी कंपनी इवॉल्व कर रही है ना, हर सेकंड पे कंपनी इवॉल्व कर रही है। यानी एक इस तरह से है कि एक बंदा भाग रहा है और आपने जो है एक पॉइंट पे उसकी स्नैप ले ली, ठीक है, तो वो एक स्टिल हो गया। हालांकि अगर आप एक सेकंड आगे जाएंगे तो हो सकता है उसकी कंडीशन कोई और हो। तो बैलेंस शीट जो है वो स्नैप ऑफ द कंपनी कह सकते हैं ये, श्योर सर। है? तो बेसिकली इसको स्नैप कह सकते हैं बैलेंस शीट किसी एक पॉइंट पे। जैसे आपने कहा ना, अगर हम ये जैसे उन्होंने बात की कि एज ऑफ December 31 अगर क्लोजिंग है, तो उस पॉइंट पे कंपनी की स्नैप क्या होगी। तो 1 जनवरी की बैलेंस शीट कुछ और हो सकती है, December 30 की बैलेंस शीट कुछ और हो सकती है, ठीक है। वो उस पॉइंट की स्नैप जो है हमें मालूम होती है। तो उस स्नैप में क्या मालूम होता है, उस स्नैप के मालूम होता है कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, कंपनी का साइज कैसा है, कंपनी कंपनी की प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई स्नैप में कोई चीज़ नजर आ रही होती है तो आपको मालूम हो रहा होता है, अगर एथलीट है तो वो किस तरह का है, क्या है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में मालूम हो रहा होता है, ठीक है। क्या चीज़ मालूम नहीं हो रही होती जी, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट। और यस। इसको इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या कहेंगे, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो एक टेक्निकल टर्म है ना जो हम यूज करते हैं इनकम स्टेटमेंट का। इसको जनरलाइज प्रॉफिटेबिलिटी किस, इसको जनरलाइज करेंगे परफॉर्मेंस। क्या, परफॉर्मेंस, गुड, ठीक है। तो ये नहीं मालूम हो रही होगी कि वो परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है ना। यानी कि आपने एक एथलीट की अगर स्नैप ली है तो आपको ये नहीं मालूम कि वो एथलीट जो है ना वो जीता है या नहीं जीता है, या वो जो है उस एक सेकंड में कितना भागा है। तो कंपनी की जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी की शक्ल सूरत वगैरह जो है, ये चीज़ें जो है ना वो आपको मालूम हो रही है बैलेंस शीट से, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना अगर पूरा एनालिसिस करेंगे तो एक तो मालूम होना चाहिए कंपनी कैसी है, नंबर वन, तो वो आपको बैलेंस शीट से मालूम हो रही है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। और लेकिन सेकंड जो बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके लिए हम जो है ना वो कौन सा इनकम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जो है परफॉर्मेंस बेसिकली टेल्स यू अबाउट द परफॉर्मेंस के कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अच्छा, परफॉर्मेंस जो है ना, अब परफॉर्मेंस क्या है, लेट्स लेट्स ये बेसिक चीज़ें अगर आप क्लियर हो जाएंगी ना तो आपको वो चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस जब हमसे बात करते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो एक्चुअली परफॉर्मेंस इज इवेंट रिकॉर्ड्स। परफॉर्मेंस का मतलब ये है ना कि एथलीट ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसका मतलब ये है कि वो चला कब, वो कहाँ पहुंचा। तो आपको एक रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर टाइप ऑफ थिंग उसको लगानी पड़ेगी, जिससे जो हमें मालूम हो रहा होगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो इनकम स्टेटमेंट्स होती है ना वो एक्चुअली इवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होते, ये आपने शायद अकाउंट अकाउंट से पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्यों नहीं होता रियल अकाउंट, कोई बताएगा। सर ये इट्स दे आर सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स, लाइक रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, खत्म हो गया। देखिए, एक तो दीज आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग एंट्री। मैं अगर एक बहुत ही बेसिक टर्म में बात करूं तो ये रिकॉर्डिंग एंट्रीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेल्स है, अब सेल्स एक अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट यूज होता है। मैं उस पॉइंट से बात कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट के बारे में मालूम हो कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है बैलेंस शीट के बारे में ना। सो उस पॉइंट से अगर अगर बेसिक से करना है तो आई कैन स्टार्ट विद दिस ना, कि वो होता क्या क्या चीज़ है। लेकिन ये कि अगर किसी को अगर थोड़ा सा और बेसिक से करना है तो प्लीज़ बता दे। तो बहरहाल, तो अज्यूमिंग दैट, तो हम ये कहते हैं कि सेल्स है। अब नाउ सेल्स, व्हाट इज सेल्स। नाउ सेल्स इज बेसिकली इवेंट रिकॉर्डिंग बेसिकली। सेल्स कोई नया अकाउंट नहीं है। सेल्स के अगेंस्ट कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा होता है, जो रियल अकाउंट है। कैश। कैश, कैश या पेबल। एसेट अकाउंट बेसिकली। कैश और कैश रिसीवेबल, या रिसीव। ठीक है ना, कैश और रिसीवेबल्स। तो अगर रिसीवेबल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेल्स जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है ना, तो अगर आपकी सेल्स की वैल्यू 100 मिलियन है और कैश की और रिसीवेबल मिला के वैल्यू 100 मिलियन बनेगी ऑलमोस्ट, नहीं ऑलमोस्ट क्या, वैसे ही बनेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम दोनों को रियल कहेंगे तो आपकी टोटल जो वैल्यू होगी वो 200 मिलियन हो जाएगी ना, विच इज डबल काउंटिंग एक्चुअली। इसी वजह से सेल्स को क्लोज कर देते हैं। हमेशा जो है ये जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है वो क्लोज हो जाते हैं। वो क्लोज इसलिए होते हैं, वो रियल नहीं होते। और वो रियल इसलिए नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रियल अकाउंट ऑपरेट हो रहा होता है जो कि बैलेंस शीट में होता है।
ठीक है ना। तो इसी वजह से हम आपने देखा होगा कि सेल्स को, सब चीज़ों को प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, प्रॉफिट को जो है उसमें ओनर्स इक्विटी में क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यूज हो गए, दीज आर ऑल आर नॉट रियल अकाउंट्स। ये जो है बेसिकली अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, वो चीज़ बता रही होती है। इसी वजह से आप ये देखिए, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट या जब भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि कोई रेवेन्यू के अगेंस्ट कोई एसेट, यानी डबल अकाउंटिंग का मतलब यही होता है कि या तो वो के एसेट के अगेंस्ट एसेट हो, या एसेट के, अमूमन आप देखा जाता है कि एक एक इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट होता है और एक कैपिटल उसका अकाउंट होता है। तो इस वजह से जो है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग, या बिकॉज ऑफ ये कह लेंगे इट्स जस्ट रिकॉर्डिंग एंट्रीज, तो हम इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट को, इसी वजह से उसको एंड में क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, एक और चीज़ थी, कुछ कंपनी मतलब इंटरनल अकाउंट भी तो मेंटेन करती हैं जो कि वेरी करते हैं उनके पब्लिक अकाउंट से। हाँ, वो आप ये समझें कि जो डिस्क्लोज कर रहे होते हैं वो उसके हिसाब से होते हैं, जो कि आपके डिस्क्लोजर्स होते हैं उसके हिसाब से, और एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो वो अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से कर रहे होते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि फाइनेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग को डील करती है, सो इस वजह से हम वही वाली बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, इंटरनल अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमारे एंड पे जो है ना वो चीज़ नहीं है कि हमें जो है ना खास रूल्स को फॉलो करना है, खास डिस्क्लोजर को। हमारे एंड पे ये है कि व्हाट सीम्स मोर लॉजिकल, बेसिकली, सही है ना, लॉजिक से करीब कौन सी चीज़ है। तो इस वजह से जो है ना हम उसको लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं हर अकाउंट को ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, इनकम स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, सही है ना। तो इनकम स्टेटमेंट जो है परफॉर्मेंस शो करती है बेसिकली, ठीक है ना, कि आपकी जो है परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप कितना भागे हैं, आपकी कंपनी ने परफॉर्म उस साल कैसा किया है, बेसिकली ये चीज़ है। तो अगर आप कोई कंपनी एज ए एनालिस्ट, अगर आप कंपनी की स्नैपशॉट देखना चाहते हैं, कंपनी कैसी है उस पॉइंट इन टाइम पे, तो वो बैलेंस शीट कहलाएगी। और अगर जो है आप उसमें परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो इनकम स्टेटमेंट कहलाएगी। तो ये है। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट, जी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है, ये तीसरी स्टेटमेंट है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टू। तो ये बेसिकली सर कैश की इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को बैलेंस आउट कर रही होती है। तो ये तो इनकम स्टेटमेंट भी कर रही होती है, बल्कि इनकम स्टेटमेंट इनका में कैश भी होता है, नॉन कैश भी होता है। अच्छा सर, यहाँ पे ना इधर आपके पास एसेट्स की जो वो होती है ना, लाइक आपने अगर कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे एक्सपेंडिचर से डील कर रहे होते हैं हम, ठीक है, रेवेन्यू एक सर एक इसमें एक्सपेंडिचर। बेहतर एक तरीके से एक सेग्रीगेशन जी कर देते हैं। जी, सर इसमें बेहतर तरीके से सेग्रीगेट कर देते हैं कि आपके ऑपरेशंस जो है जो कि कंपनी से रिलेटेड हो रहे होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं, वो एक हेड में आ जाते हैं। फाइनेंशियल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग हेड में आ जाते हैं। तो उसमें सेग्रीगेट करके ज्यादा बेहतर पोजीशन पता चल जाती है कि नॉन कैश और कैश उसमें रिकनसाइल हो जाता है। तो वो जो बात है इन्होंने कही शरियार, वही आपने आगे बढ़ाई कि इसके अंदर बिल्कुल। एडिशनल चीज एक तो ये कि रिकनसाइल हो जाता है अलग अलग हेड्स के अंदर, और जो इनकम स्टेटमेंट है वो ऑपरेशंस से डील करती है, जबकि जो सर कैश इसमें फ्लो। एक और भी चीज है ना, जी, क्योंकि हमारे इनकम स्टेटमेंट में जो नेट इनकम आ रही होती है दैट इज नॉट द एक्चुअल कैश, तो डेप्रिसिएशन और बाकी चीजों के भी जो इम्पैक्ट होता है कैश पे वो भी इसमें आ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। सर अच्छा मेरे चले अभी, जी एहसन आप कुछ कह रहे हैं। वही कह रहा था कि पीएनएल पे तो मैचिंग प्रिंसिपल के जैसे फॉर एग्जांपल अक्रूवल्स वगैरह भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसमें आउटफ्लो नहीं होता है टाइम्स। तो कैश फ्लो रियल पोजीशन दिखाती है चले, कैश। एक तो अक्रूवल की वजह से जो है कैश पोजीशन वो नहीं सही रिकनसाइल हो रही होती। आपने एक चीज़ बुक कर लिया है एज अ इनकम, लेकिन उसका कैश नहीं आया, लेट सपोज, या आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक कर लिया, उसका कैश नहीं गया, एक्सपेंस बुक कर लिया। तो दैट मीन्स के अक्रूवल अकाउंटिंग जो है उसके अंदर जो अक्रूवल्स के आइटम है वो इनकम स्टेटमेंट में शो हो रहे होते हैं, लेकिन कैश फ्लो में शो नहीं हो रहे होते। तो इसका फिर मतलब कहने का मकसद है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि लॉजिकली क्लोजर, ज़्यादा बेहतर की तरफ जाना है। हमें अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो तो हमें तो नहीं चाहिए कि भाई डिस्क्लोज क्या करना है, तो कौन सा बेहतर है, मतलब हम क्यों कहते हैं कैश फ्लो की तरफ हम ज़्यादा जा रहे होते हैं, मतलब हाँ, अक्रूवल में मसला क्या है फिर, कोई बताएगा। सर हम लोग कैश फ्लो की तरफ इसलिए भी जा रहे होते हैं
कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो ट्रांजैक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो परफॉर्म भी हो जाए इन द फ्यूचर, जबकि वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड तो हो गई लेकिन कैश फ्लो में वो रिकॉर्ड नहीं होगी इस तरीके से। आप वो कह रहे हैं कि रिस्क है कि वो चीज आपको ना मिले, यस सर, एग्जैक्टली। तो उस रिस्क की वजह से जो है हमने उसमें रिकॉर्ड नहीं की, सही है ना। आप कह सकते हैं मतलब लेकिन ये वैसे एक चीज है कि जो रिस्क के बहुत सारे चीज हैं उसको हम भी अकाउंट फॉर इनकम स्टेट यानी इन द अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग हम कर सकते हैं उसको ना। तो आप जब रिस्क बुक करते हैं तो उसकी प्रोविजन भी आप बुक कर सकते हैं। मतलब वैसे अमूमन जो है ये इतने शॉर्ट टर्म के जैसे सप्लायर्स के क्रेडिट्स हो गए या उसके तो वो इतने शॉर्ट टर्म्स के होते हैं कि वो हमें ऐसा इस पॉइंट से इतना बड़ा रिस्क नहीं होता। लेट सपोज अगर मैं चले कहता हूँ कि फॉर इंस्टेंस कि रिस्क इज नॉट एन इशू, ठीक है, तो क्या फिर भी तो फिर अक्रूवल इज द राइट थिंग कि हम अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कर लें, हम क्यों कैश बेस पे जाते हैं रिस्क का अगर इशू ना हो। पीएनएल अगर बनता है सर, आई गेस मैं अलग जगह जा रहा हूँ, लेकिन वो तो मैचिंग प्रिंसिपल की बेसिस पे बनता है, ठीक है, अगर आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त पे अर्निंग आ जाती है, एक्सपेंस आ जाता है, तो वी रिकॉर्डेड, लेकिन कैश फ्लो तो एक्चुअल पोजीशन बताता है ना, तो उसमें मतलब रिस्क का फैक्टर थोड़ी आएगा। नहीं, मैं अगर यही कह रहा हूँ कि मतलब कहने का मकसद ये कि कैश फ्लो ज्यादा बेहतर है या अक्रूवल बेस्ड यानी इनकम स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में सही पोजीशन आपको मालूम हो रही होती है जो कि आपको नहीं भी मिला वो भी, लेकिन आपने अगर इनकम की है तो वो सही इनकम की पोजीशन मालूम हो रही होती है। कैश में अगर वो इनकम नहीं किया यानी अगर अक्रूवल बेस्ड इनकम है तो वो आपको शो नहीं हो रही होती। तो अगर हम कोई कहे कि भाई आपकी इनकम कितनी है तो सही इनकम अगर क्लोजर टू रियलिटी कहा जाए तो एक लॉजिक ये कहेगी इनकम स्टेटमेंट की जो अक्रूवल इनकम है यानी से कैश प्लस रिसीवेबल्स दोनों मिला के जो आपकी सेल्स बनती है या चलें या जो जो आपकी इनकम बनती है अक्रूवल बेस की इनकम जो भी टोटल है तो वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पार्शियल आप ले रहे हैं। तो अगर हम उस पॉइंट से बात करें तो फिर तो वो इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। सर कैश कैश फ्लो फ्लो स्टेटमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो इस वजह से बेहतर ही है। असल असल जो पॉइंट है ना वो यही है कि वो कैश फ्लोज के इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के का फ़र्क ये है कि वो रियलाइज तो हो रही है कैश, वो जो अक्रूवल्स हैं वो कैश की फॉर्म में, लेकिन वो अगर टाइम वन पे रियलाइज हो रहे हैं तो हम अक्रूवल में टाइम वन यानी अगर कैश बेस में वो टाइम वन पे ही आएंगे, तो और अगर टाइम जीरो पे रियलाइज हो रहे हैं तो टाइम जीरो पे आएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता, वो उसी वक्त आप बुक करेंगे जिस वक्त वो आपने वो किया, रियलाइज हो या ना हो इन फॉर्म ऑफ कैश, वो ना आया हो या ना आया हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो इस वजह से अच्छा अगर हम ये बात करते हैं ना कि क्योंकि एनालिसिस के अंदर हम कभी भी एक पॉइंट इन टाइम पे नहीं लेते, तो हम जब मॉडलिंग करते हैं तो हम 8-10 साल 15 साल 20 साल की मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट जो आप कहते हैं कि वो रिस्क या ये कि वो नहीं होता है यानी वो नहीं आया पार्शियल इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हो जाता है बिकॉज यू वुड ऑल बी रियलाइजिंग ऑल दीज अक्रूवल्स वन वन पॉइंट इन टाइम ना। तो अगर अगर हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके देखें तो ज़्यादा बेहतर यही है कि जिस वक्त वो रियलाइज हो रहे हैं उस वक्त ही उनका मटेरियल इम्पैक्ट आ रहा होगा बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रियलाइज नहीं हो रहा तो अगर वो ऑन नॉन रियलाइज कैश पे आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते यानी इंटरेस्ट रिसीव नहीं कर सकते, उस नॉन रियलाइज कैश को आप डिविडेंड की फॉर्म में नहीं दे सकते। तो जो भी आप मटेरियल बेनिफिट उठा सकते हैं वो उससे उठा सकते हैं जो रियलाइज हो चुका हो कैश की फॉर्म में आ चुका हो। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम जब लॉन्ग टर्म हम बात करते हैं 10 साल 15 साल में, तो वो चीज़ जो रियलाइज होनी होती है वो सही टाइम पे रियलाइज हो जाती है। सो दिस इज वाई वी लुक फॉर कैश फ्लोज, ज़्यादा हम उसको वेटेज देते हैं इन एनालिसिस एज कम्पेयर टू इनकम स्टेटमेंट ना। क्लियर है ये बात? क्लियर ये समझ में आ रही है बात कि वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जिन्होंने बात की है कि वो रियलाइज जिस वक्त हो रही है हम उस वक्त ही उसको अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। और क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एवरी अनरियलाइज थिंग विल बी रियलाइज इवेंचुअली इन दैट टाइम होराइजन ना, सो इतना बड़ा मसला नहीं होता। क्लियर है? कोई सवाल? चलें जबरदस्त। तो तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो कैश फ्लोज की फॉर्म में हम देख रहे होते हैं, जो कंपनी का जो जो हम कहते हैं ना परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर बेनिफिट्स। तो फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली? फ्यूचर कैश फ्लोज हैं।
तो अगर हम किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालते हैं, हमने जैसे पिछले उसमें कहा था कि तो प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू इज ऑफ एनीथिंग इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स। तो उसके लिए जो बेनिफिट्स हम ले रहे होते हैं, परफॉर्मेंस, वो जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो ले रहे होते हैं, वो कैश फ्लो की फॉर्म में ले रहे होते हैं। ठीक है, नंबर वन एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि कैश इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंपनीज परफॉर्मेंस रिगार्डलेस। ये तो एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, वैसे ही भी कैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैश का एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश होना कंपनी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज सही कैश को जैसे हम कहते हैं ना, कंपनी के लिए इट्स अ लाइफ ब्लड। जैसे मैंने पिछली शुरू में कहा था ना कि अगर आपका इंडिविजुअल होता है, उसको जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिक है, एक बंदा एक ऑर्गेनिक है, लेकिन एक कंपनी जो है ना, उसको जिंदा रहने के लिए आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश की ज़रूरत होती है फ्रॉम आउटसाइड। सो इस वजह से आपका कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू नीड कैश, सो नोबडी विल बी गिविंग यू दैट कैश एट द रेट जो सही रेट है। अमूमन यहाँ मार्केट में होता है कि जिनको ज़रूरत नहीं होती उनके लिए पैसा हाजिर होता है, और सस्ता पैसा हाजिर होता है, और जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए पैसा महंगा होता है। ठीक है ना, ये मार्केट का असूल है। तो अगर आप सही वक्त पे कैश मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप कैश की प्रॉब्लम हो जाएगी, सो आप ये मार्केट भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है, आपसे कैश यानी आप फाइनेंसिंग ना। तो इसलिए जो है सेल्फ मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कैश फ्लो से आपको ये मालूम हो रहा होता है। समटाइम्स कंपनीज की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन कैश फ्लो जनरेशन नहीं हो रही होती, ये मालूम हो जाए। दूसरा एंगल ये है कि कैश सेल्फ जो है ना, वो भी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैश मैनेजमेंट भी देखी जानी चाहिए कि क्या कंपनी के पास एडिक्वेट कैश है। अब एडिक्वेट कैश कितना होना चाहिए, इस पे भी जो है यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारी बात है वो दैट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस। यानी जितना कैश आप रखेंगे एक्स्ट्रा, तो वो आप इससे बेहतर है कि उसको आप इन्वेस्ट कर दें, या डिविडेंड की फॉर्म में आप पास ऑन कर दें, इन्वेस्टर को दे दें, तो वो हर्ट करेगा। अगर कम रखेंगे तो वो एक रिस्क फैक्टर बढ़ा देगा कंपनी का। सो यू नीड टू कीप एन एडुकेट कैश। तो इस वजह से भी कैश फ्लो जो है बड़ी ज़रूरी होती है उसके कंपनी के लिए ना। तो इटसेल्फ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तीसरा रीज़न भी है कैश फ्लो के अंदर, कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस का, वो ये कि जितनी भी एक होता है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है ना, एक अकाउंट्स में हमें कुछ आप समझ लें, विंडो ड्रेस का मतलब ये होता है कि आप जो है कुछ रियल सिचुएशन को छुपाने के लिए स्वीटनर उस चीज़ को ज़रा अच्छी तरह से करके दिखा रहे होते हैं, जिससे समटाइम्स रियल सिचुएशन जो है ना वो खुल के सामने नहीं आ रही होती है। तो विंडो ड्रेसिंग में कुछ ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो नॉन कैश होते हैं। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन जैसे हो गया, ठीक है, या जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए आपकी इनकम ऑल्टर की जा सकती है। जबकि कैश एक्सपेंसेस में विंडो ड्रेसिंग का बहुत कम चांस होता है, उसमें हो नहीं सकता, मतलब क्योंकि रियल चीज़ कोई चीज़ आ रही है तो उसके अंदर आप मैनेज नहीं कर सकते, मतलब विंडो ड्रेसिंग उस तरह से नहीं हो सकती। तो वो वाली जो बात है कि टू गेट द राइट पिक्चर, तो उसके लिए जो है आप इनकम स्टेटमेंट को अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या शिनानिगन्स जिसको हम कहते हैं, क्या वो यूज़ किए हैं या गए हैं या नहीं किए गए, या उसके अंदर जो है आपने ऐसा एलिमेंट शामिल होता है कि आपने इनकम्स वगैरह को जो है वो अपने उससे हट, तो वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जो एनालिस्ट करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट जो है कैश फ्लो में बहुत कम होती हैं। सो कैश फ्लो के अंदर वो मैनेजमेंट की, क्योंकि रियल कैश है ना, तो रियल कैश के अंदर तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो हो रहे हैं, तो उसमें जो है वो विंडो ड्रेसिंग का भी जो है ना चांस बहुत कम रह जाता है। इस वजह से ये तीसरा रीज़न है कि पीपल प्रेफर कैश फ्लोज ओवर इनकम स्टेटमेंट। सही है ना? कोई सवाल, कोई कमेंट, एनीथिंग? जी ना भाई। Yes sir, I do have a comment sir. अब आप बात करें सर विंडो ड्रेसिंग की, I totally agree with that, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि सर if anyone knows कि कैश फ्लो is going to show the real picture but income statement is not going to, I mean कौन ऐसा करेगा कि जिसको पता है कि मैं कैश फ्लो में इनकम स्टेटमेंट में करूँगा, कैश फ्लो में नहीं कर सका, तो anyone can basically track me over there. So is there a possibility कि कंपनी still does this kind of a thing कि इनकम स्टेटमेंट में दूसरा कुछ शो कर रहे हैं या कैश फ्लो में दूसरा शो कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर व्हाई वी आर गोइंग फॉर द कैश फ्लो, व्हाई वी आर नॉट?
अब इसमें जैसे टारगेट्स होते हैं ना, आप कंपनीज में टारगेट्स मिलते हैं, अब आपने टारगेट कर दिया कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है ना बड़ी एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं, आप अपने क्रेडिट टर्म्स को जो है ना वो रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, टारगेट्स मीट करने के लिए, तो यू कैन अचीव दैट डिजायर्ड टारगेट, ठीक है ना, लेकिन वो कैश फ्लो में आपको इतना नहीं मालूम हो रहा होता, वो रियलाइज हो रहे होते हैं बाद में। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपने वो टारगेट नहीं मीट किया, तो आप कहेंगे नहीं, मैं टारगेट तो मीट कर लिया, इसकी रियलाइजेशन बाद में। सो उस पॉइंट इन टाइम पे जो है आप ये कह सकते हैं कि भाई इनकम स्टेटमेंट में जो है वो एक पिक्चर तो शो हो रही है, then हमने एक काम पार्शली तो किया है, और अगर इसको सही से देखना है वाकई में क्या है लॉन्ग टर्म एनालिसिस तो कैश फ्लोज में, तो ये जो प्रेशर होता है ये सिर्फ एनालिसिस पॉइंट से नहीं होता कि आपको सिर्फ एनालिसिस, ये इंटरनल भी बहुत होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिसकी बहुत से इंटरनल टारगेट्स भी होते हैं ना, जिसकी वजह से आप इनकम स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं ना। और बहुत लीगली जो है इनकम स्टेटमेंट से बहुत सारी चीजें निकल रही होती हैं, कि आपकी बहुत सारी जो आपकी डिविडेंड पे आउट पॉलिसी से लेके आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट के बहुत सारे अकाउंट से टाइड होती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो इस तरह से नहीं, इसके पर्पस बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, तो इस वजह से भी जो है आप और एनालिस्ट, सारी बात है, जिसको पता है एनालिस्ट वो उसको देख भी सकता है उसमें ना। क्लियर? यस सर। और कोई एनीथिंग एल्स? तो ये बेसिकली तीन तरह के वो हैं, ये हमने इसको बता दिया कि फॉर एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कैश फ्लो इज प्रेफरेबल, तो हम वो कैश फ्लो, तो हम ये तीनों चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, इनकम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द इनकम स्टेटमेंट, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम स्टेटमेंट होती है, एंड देन विल मूव टू द कैश फ्लोज, ठीक है। वो हाँ, जैसे अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि कैसे बनती है, वो भी देख लेंगे साथ साथ, लेकिन साथ साथ जो है हम कॉन्सेप्चुअली इसको देखेंगे कि ये क्या शो कर रहे होते हैं, किस तरह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ की वैल्यूएशन जो है वो लॉजिकली ज़्यादा बेहतर है, तो विल बी लुकिंग थ्रू थ्रू द लेंस ऑफ लॉजिकली उसको देखेंगे, रिगार्डलेस के वो रूल्स क्या कहते हैं या दूसरी चीज़ें, और अगर कोई एनॉमली होगी वो भी हाईलाइट कर देंगे किसके अंदर ये एनॉमली आ रही है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ इनकम स्टेटमेंट ना, तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जो है, अच्छा पहले एक चीज समझ लें, एक दूसरा सवाल बनता है, वो ये कि बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या क्या ये खासतौर पर बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, क्या ये सही पिक्चर शो करती है कंपनी की? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्नैपशॉट लिया है, हम कहते हैं ना बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, तो क्या ये सही स्नैपशॉट है क्या? जी कोई बताएगा? सर ये तो फिर भी रिलेटिव सवाल हो गया ना, मतलब अनटिल अनलेस आप सारी चीजों को दूसरी चीजों के कनेक्शन में देखेंगे जब भी हम वो एनालाइज कर सकते हैं ना कि वेदर कंपनी पोजीशन इज साउंड और नॉट। अब अगर उसके अगर नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, साउंडनेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्या वो जो अपने स्नैपशॉट लिया है कंपनी का जिस पॉइंट इन टाइम पे, क्या वो वाकई कंपनी वैसे ही दिखती है जैसे कि वो स्नैपशॉट में आया है, या कंपनी का स्नैपशॉट कुछ और कंपनी कुछ और है? मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ। मुश्किल है। हाँ? अच्छा जी, ऐसा ऐसा नवेद कौन बताएगा जी? सर मुझे भी लग रहा है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आई मीन इफ यू वांटेड टू शो द मार्केट के बहुत अच्छी जा रही है तो यू विल डेफिनेटली यू हैव गॉट सीएस दैट कैन बेसिकली ऑडिट द बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, बट रियल में तो पर्सन अच्छा इनसाइड द कंपनी knows it। अच्छा सर विंडो ड्रेसिंग हो सकती है ना इसमें, ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी के एसेट ज्यादा हैं और अगर उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी दूसरी यूज की हुई है जिसकी वजह से एसेट ओवर वैल्यू किए हुए हैं उन्होंने, तो हमें कंपनी के एक्चुअल पोजीशन को ही पता चलेगी। अच्छा देखिए, वो एक अलग बात है, जो विंडो ड्रेसिंग की या शेनरिंगन्स की हम जो बात करते हैं, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ एक बेसिक लेवल कह रहा हूँ, क्योंकि हम आपको यानी अज्यूमिंगली यू ऑल नो के बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, एसेट्स कौन कौन से हैं, इक्विटीज कौन कौन सी हैं, एसेट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये भी आपको मालूम हो है, तो उस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो विल बी गोइंग थ्रू ब्रीफली कि वो एसेट कैसे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, देन विल आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो या तो मैं ये कर लेता हूँ, चलें, टू हैव दैट आइडिया कि आप लोग का बेसिक के एसेट्स के क्या क्या होते हैं। अब जैसे दिस इज द, आपको नजर आ रहा है ना, ये बैलेंस शीट है, इसमें कैश है, रिसीवेबल्स हैं, ये टोटल एसेट्स हैं, और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो टोटल इक्विटी है। तो बेसिकली ये टी अकाउंट बन रहा है, एक साइड पे इक्विटी है और एक साइड पे एसेट्स हैं, ये सारे इक्विटी है और ये एसेट है, ठीक है।
ये कॉमन सी बैलेंस शीट है, एक कंपनी है उसका हम एक केस फॉलो कर रहे हैं, उसी की बैलेंस शीट है, ठीक है ना। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। तो अच्छा, इसके अंदर जो है एसेट जो है वो बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक आपका करंट एसेट्स होते हैं, जैसे इसमें रिसीवेबल, कैश, इन्वेंट्री होते हैं, यहाँ पे उन्होंने टोटल करंट एसेट कर दिया। उसके बाद एक फिक्स एसेट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है, वो फिक्स एसेट हो गए, वो मिला के एसेट बनते हैं, ठीक है ना। ये कंटेंट है एक बैलेंस शीट का। उसके बाद जो है दूसरी साइड आ जाती है। दूसरी साइड पे अगेन जैसे उस साइड पे था, वहाँ पे हमारे पास करंट लायबिलिटी आती है। करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल, नोट पेबल, अक्रूवल्स। करंट का मतलब क्या है? करंट वही है कि लेस देन 1 ईयर जो आपकी लॉन्ग टर्म ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो है ये दूसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म डेट जैसे हो गया, दिस इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद थर्ड इज ओनर्स इक्विटी, जिसमें द कॉमन स्टॉक आ गया, आउटस्टैंडिंग जो पेड अप कैपिटल जिसको हम कहते हैं, और रिटेन अर्निंग जो कंपनी की अपनी जो आपने रिटेन की हुई होती है, इसको कहते हैं इक्विटी। अब आपको जो है ना टोटल लायबिलिटी और इक्विटी जो है दैट हैज टू मैच। जैसे अगर 2866592 है तो दैट हैज टू बी मैचिंग विद द एसेट्स, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस का मतलब ये है कि एसेट्स और इक्विटी बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक आइटम्स हैं। अच्छा, एसेट्स की रिकॉर्डिंग पे हम बात कर लेते हैं कि हाउ दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। कैश, अच्छा, रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि ये जितना भी हमने रिकॉर्ड किया है, ये सारी जो है ना ये कैश की फॉर्म में है, ठीक है ना, डॉलर की फॉर्म में। लेकिन एसेट डॉलर की फॉर्म में नहीं होते, क्लियर, सिवाय कैश के। ये कि तो वैसे है डॉलर की फॉर्म में, या रिसीवेबल्स हो गए, इनमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो डॉलर की फॉर्म में नहीं होती, यूनिट्स के फॉर्म में होती हैं, डॉलर या रुपीज की फॉर्म में नहीं होती। हमें रिकॉर्ड करना है रुपीज या डॉलर की फॉर्म में। तो जिस बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे उस बेसिस पे आपका इम्पैक्ट आएगा बैलेंस शीट। क्लियर है? कोई समझ में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। तो अब आप सवाल ये है कि हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कन्वेंशन क्या क्या है, वो कन्वेंशन हम देख लेते हैं। कैश जो है वो कैश पे रिकॉर्ड होता है, वट एवर जो आपकी आउटस्टैंडिंग कैश है। रिसीवेबल्स जो है वो आपके ये भी आपके पास एग्जैक्ट मौजूद होता है कि रिसीवेबल्स कितने हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं? क्योंकि अब इन्वेंट्री जो है ना कैश है ना रिसीवेबल है, ये एक यूनिट है। यानी इन्वेंट्री को अगर इमेजिन करें तो आपके वेयर हाउस में जो आपकी यूनिट पड़े हुए हैं अनसोल्ड, वो इन्वेंट्री कहलाएंगी। ये कैसे रिकॉर्ड होती हैं? सर फिजिकल काउंट से जो लेफ्ट ओवर होता है उसकी उसकी जो वैल्यू होगी उसकी बेस पे आप उसको काउंट करेंगे। तो असल तो वैल्यू हो गई ना, जी इन्वेंट्री का लेफ्ट ओवर कुछ भी आप समझें, असल तो वो वैल्यू है कि मेरे पास एक यूनिट पड़े हुए हैं, 1000 यूनिट है। तो अब मुझे तो यूनिट तो एंटर नहीं करने बैलेंस शीट में, मुझे तो उसकी डॉलर की या रुपीस की अमाउंट एंटर करनी है। तो वो कैसे करूंगा एंटर? सर, उसकी जो कॉस्ट होगी, हम्म। जितने का बना था वो, ठीक है, और जितनी आपके पास होल्डिंग है उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट आप अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट से, यानी कि जिस वक्त आपने उसकी बाई किया था, तो वो आपकी बिल्कुल इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी, एंडिंग इन्वेंट्री होगी, ये कह रहे हैं ना। जी सर। ठीक है, और कोई ऐड करेगा इसमें? आवाज आ रही है? एनीथिंग एल्स? जी ऐसा कुछ कह रहे हैं? सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे वैल्यू करते हैं इन्वेंट्री हाँ लोग। हाँ, वो एक चीज उन्होंने ऐड कर दिया कि वो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, ये एक रूल है। वो ये कहता है कि अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट पे करेंगे, अगर इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू कम होगी तो मार्केट वैल्यू पे करेंगे। यानी मतलब ये कि अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन बाद में उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो हम जो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे वो मार्केट वैल्यू पे करेंगे, वो कॉस्ट पे नहीं करेंगे। इस ये असूल है इन्वेंट्री का, जिसको कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? जी क्लियर है? तो इस वजह से जो है अमूमन हमारे यहाँ क्योंकि इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट होता है तो हमेशा कॉस्ट कम होती है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक मसला तो हल हो गया कि वो मल्टीप्लाई जो है यूनिट को किससे करेंगे। एक मसला फिर भी रह जाता है कि यूनिट कितने होंगे। अच्छा देखें, एक चीज़ तो है कि ये मसला तो पैदा उस वक्त होता है कि जब आपके पास ना एक पूल ऑफ इन्वेंट्री होता है, जब आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। यानी कि आपको नहीं मालूम होता कि कितने यूनिट्स हैं। आपको ये मालूम है एक बहुत मेरे पास बड़ा वेयर हाउस है, उसके अंदर डेली जो है ना 4-5 हज़ार यूनिट एंटर हो रहे हैं और 4-5 हज़ार यूनिट जा रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा यूनिट जो है वो कब मैंने खरीदा, क्या है। इट्स बेसिकली अ ब्लैक बॉक्स, बेसिकली हमें नहीं मालूम उसके अंदर क्या है, ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें उसमें क्या क्या रूल अप्लाई होता है? सर एंडिंग इन्वेंट्री लेते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री तो हमें हर जगह लेनी है ना। हाँ हमें तो पता मालूम है, हमें जो मालूम करनी है वो ये कि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है ना।
तो उसके लिए हमें एंडिंग इन्वेंट्री की यूनिट चाहिए और एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट चाहिए। तो मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि वो हमने तो पूरे साल बाइंग की है ना, यानी हमने जनवरी में बाई की, फरवरी में बाई की, तो हम पूरे साल हम बाई भी कर रहे हैं और पूरे साल जो है सेल भी कर रहे हैं। यानी पूरे साल जो है हमारा एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसके अंदर इन्वेंट्री एंटर भी हो रही है और वो पूरे साल वहाँ से रिलीव भी हो रही है। तो अब सवाल ये है कि मुझे ये नहीं मालूम कि वो जो मेरे वेयर हाउस पे लेट सपोज मैंने 10,000 एंट्री इन्वेंट्री वो ओवरऑल आई हैं और 8,000 रिलीव हो गई हैं, तो मेरे पास जो इन्वेंट्री इस वक्त पड़ी हुई है वो 2,000 है, तो हम उसको एंडिंग इन्वेंट्री कह लें, ठीक है। अब ये मुझे नहीं मालूम ये जो 2,000 जो इन्वेंट्री है ये कौन सी वाली है, ये मैंने जनवरी में खरीदी, फरवरी खरीदी, कब खरीदी है? फीफो की बेसिस पे होता है, या तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे होता है, या तो मूविंग एवरेज की बेसिस पे होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है ना इनमें से जो है तीनों में से कोई सी एक आप वो कर रहे होते हैं। तो फीफो लीफो एंड मूविंग एवरेज, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम अज्यूम ये करते हैं कि जो अजम्पशन है ये एक्चुअली कुछ नहीं है। जी नवेद कुछ कह रहे थे? यस सर, आई डू हैव अ क्वेश्चन सर। ये हाँ सारी चीज़ें तो हम उस टाइम की डिस्कस कर रहे हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जिस टाइम पे हमारे पास इतने इनहेंस सिस्टम्स नहीं होते थे, बट नाउ वी डू हैव अ सिस्टम, एवरीथिंग इज एंटर्ड ऑन डेली बेसिस। तो आपको लगता है कि उस सारी चीज़ों के लिए हमें इतना ज़्यादा यानी ज़रूरत है कंपनी को? अच्छा ये मुझे बताएं कि एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, जो पेट्रोल जिसमें रखते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो जो टैंक होता है बहुत बड़ा रिजर्वोयर। है, क्या कहते हैं? रिजर्वोयर। मुझे वो मुझे गेंट्री कहते हैं उसे शायद। तो एक गेंट्री है, उसके अंदर जो है आप ये काम कर रहे हैं, आप जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, क्या आप गेंट्री में ये बता सकते हैं कि ये जो हमने पेट्रोल इसमें डाला है ये किस महीने में किस वक्त का पेट्रोल है? जी जी नहीं नवेद? सर, नहीं सर, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। तो अच्छा, तो एक तो ये एक बहुत ही एक वैसी एग्जांपल हो गई, लेकिन कहने का मकसद ये समटाइम्स आपकी इन्वेंट्री की यूनिट इतने छोटे होते हैं कि जस्ट टू रिकॉर्ड इंडिविजुअल इन्वेंट्री बिकम जो है ना वो उसका बेनिफिट, उसकी उसकी कॉस्ट उसकी बेनिफिट ज़्यादा हो जाती है। तो इट आउटवेट्स द कॉस्ट कि आप हर यूनिट इंडिविजुअल यूनिट को वो करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है ना। सो तो इस वजह से जो है ये उनमें तो चल जाता है, जैसे आपकी एयरलाइंस हो गई, गाड़ियां हो गई, ठीक है ना, वो यूनिट जो डिस्टिंग्विश्ड हो एक। लेकिन ऐसे यूनिट जो छोटे यूनिट्स हैं जिसके अंदर जो मिक्स हो जाते हैं, तो वो इन ज़रा मुश्किल हो जाता है इसको ना, जिसमें आप टैग्स नहीं लगा सके हों। यानी ऐसे यूनिट जो टैग्ड हो चाहे हो जाएं, जिसमें तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये यूनिट जो है ना, जैसे आपने इवन बिस्किट्स होते हैं आजकल, उसमें भी टैग लगा होता है, तो उसमें हम मालूम होता है कि ये इस बैच का यूनिट है, तो वी कैन फिजिकली सी कि भाई बिस्किट्स में कौन कौन से बैच है और उस बैच में के आपने रिकॉर्ड कर दिया। हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते फिर भी कि जो है ना जैसे मैंने इस तरह की एग्जांपल्स दी, तो उस केस के अंदर हम जो है ना वो फीफो या लीफो यूज करते हैं। क्लियर है नवीद? ओके सर। तो ये इस वजह से तो फीफो फीफो कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मींस के यू अज्यूम के जो पहला जो हमने एंट्री की है वो पहले वो हमने पहला सेल किया है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी ब्लैक बॉक्स के अंदर वैल्यू मौजूद है वो है जो आपने आखिरी में बाई किया है या नहीं है हमें नहीं मालूम, ये अज्यूम कर रहे हैं हम। एक्चुअली हो सकता है वो पहली वाली हो, बिकॉज वी डोंट नो, इट्स जस्ट नहीं सब कंबाइन हो गई ना। लीफो लीफो कहता है कि नहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट है, दैट मीन्स कि हम ये कर रहे हैं कि जो लास्ट होती है तो वो करते हैं, तो हम एंडिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू डालते हैं, जो यूनिट्स की हम अज्यूम करते हैं, ये वैल्यू ये वो यूनिट्स हैं जो हमने शुरू में बाई किए थे, ठीक है ना। तो अगर हम फीफो बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी या लीफो बेस्ड? जी कौन बताएगा? सर लीफो में एंडिंग इन्वेंट्री की ज्यादा वैल्यू होगी। डिपेंड करता है सर, वो क्या कह करता नहीं है? सकते अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है? सर। डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम मतलब फॉर इंस्टेंस उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर फॉरेक्स की बेसिस पे है और आपका वो शुरू में ज़्यादा था बाद में कम हुआ, तो फिर आप किस उससे हम एस्पेक्ट तो से अज्यूम पूछ। कर रहे हैं ना, हमने एक में अज्यूम किया जो हमने फर्स्ट एंड की वो फर्स्ट आउट कर दी, एक में हमने अज्यूम किया जो लास्ट एंड की वो लास्ट आउट कर दी। सर जो तो लास्ट इन लास्ट आउट वाले केस में ना, जो हमने लास्ट परचेज किया होगा वो एक्सपेंसिव होगा कंसिडरिंग द हाँ इन्फ्लेशन और जो हाँ हाँ प्राइस बिल्कुल हाइक है, हाँ तो बिल्कुल। वो हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी।
और उससे अगर हम ऐसे बैकवर्ड वर्किंग करेंगे तो हाँ। हमारे पास रिलेटिवली ज़्यादा प्राइस चार्ज हो रही इन्वेंट्री की कंपेयर टू फीफो मेथड में। उसमें ये होगा जो पहले हमने परचेज किया था उसकी प्राइस कम होती है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो है ना कॉस्ट ज्यादा होगी, एंडिंग इन्वेंट्री कम होगी या ज्यादा होगी कंपेयर टू फीफो? कम होगी सर लिफो कम में। होगी, यस ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा इसलिए होगी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बचेगा कौन सा? फर्स्ट वाली इन्वेंट्री। तो फर्स्ट वाली इन्वेंट्री रिलेटिवली चीप होंगी एज कम्पेयर टू लास्ट इन्वेंट्री। तो फीफो अगर आप यूज करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी, सॉरी लीफो यूज करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब जरूरी तो नहीं इस है वैसे हाँ सर, जरूरी तो नहीं है ना। इन केस अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और हाँ अगर फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट इस तरह आ जाए कि जो हमने फर्स्ट इन किया है वो कम रेट पे किया है, वो ज्यादा रेट पे किया है, और फिर हमारी करेंसी मतलब सही हो गई है, मतलब कम हुआ है, तो हाँ, उस ये हो केस सकता है, कह सकते हैं। हाँ, हम अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट की बात करें कि उसमें फिर इन्फ्लेशन, उसमें सही। क्योंकि अगर हम ये अज्यूम ये करें कि इन्वायरमेंट इन्फ्लेशनरी है, मींस के प्राइसेस जो है वो बढ़ी जा रही हैं, बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है प्राइसेस कम हो रही हैं। तो अगर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है तो उस केस के अंदर ये वैलिड है, लेकिन हाँ अगर डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट है तो ये उसका ऑपोजिट वैलिड हो गया। वो बात भी सही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्योंकि नॉर्मली हमारा इन्फ्लेशनरी, तो इसलिए हमने ये कहा, लेकिन ये बात सही है, अगर डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट होता है, प्राइसेस कम हो रही हैं, तो फिर, और अगर ऐसा इन्वायरमेंट है कि बिल्कुल ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन, बीच में इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन, तो उसमें भी आपको कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली जो हम कहते हैं ना आम तौर पे, तो वो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट होता है। तो उस केस के अंदर अमूमन जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट इज, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी, बिकॉज वो एक्सपेंसिव चीज़ आप सेल कर रहे होंगे, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में उल्टा है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि हमें तो अकाउंटिंग वगैरह देखनी नहीं है, हमें देखना है कि वैल्यू सही कौन सी है। तो फीफो वाली वैल्यू सही है एंडिंग इन्वेंट्री की, या लीफो वाली सही? मतलब ये क्लोजर टू रियलिटी आप कह रहे हैं? क्लोजर टू रियलिटी तो फिर तीसरा वाला होता है, मूविंग तीसरा कौन? एवरेज। मूविंग एवरेज होगा? जी सर। कैसे? सर वो क्योंकि सारी उसका एवरेजेस लेता है ना, एवरेज पे वैल्यू करते हैं हम लोग। नहीं, एवरेज पे तो करते हैं, लेकिन वो क्लोजर टू रियलिटी कैसे ज़्यादा होगा? सर वो इसलिए होता है क्योंकि आपने फॉर इंस्टेंस दो बैचेस मंगवाए हैं किसी भी चीज़ के डिफरेंट रेट्स पे, लेकिन आप उसको इशू दोनों के एवरेज पे कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें मतलब एवरेज आउट हो रही होती है चीज़, यानी तो मतलब आप ये, अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सस्ता महंगा एवरेज आउट हो रहा होगा बेसिकली। तो बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। आप ये कह सकते हैं कि आप ये तो कह सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज इन्वेंट्री बेस्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वो आपकी वॉलीटिलिटी या फ्लक्चुएशन कम करेगी। ये हो सकता है, लेकिन ये कहना, यानी हम भी बात ये कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा बेहतर मेथड कौन सा है, फीफो है, लीफो है? अच्छा, बेहतर का हमने क्राइटेरिया डिफाइन ये कर दिया कि वो चीज़ जो कि रियलिटी से करीब तर हो, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा रियल होगी, जो सही पिक्चर दिखा रही होगी, वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आईने में आपकी सही पिक्चर आना ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो आईना आपको लिए यानी कोई पिक्चर भी दिखा रहा हो। तो रियलिटी से करीब कौन सा है, फीफो है, लीफो है, या वेटेड एवरेज है, या कौन सा है? जी जी, नवेद कुछ कह रहे हैं? Sir, I guess FIFO. I'm not sure. फीफो है, यस गुड। फीफो क्यों है? फीफो इसलिए है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो दैट मीन्स कि जो इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट है, यानी कि जो उसकी जो प्राइस है वो लेटेस्ट है, तो वो दैट इज मोर क्लोजर टू द मार्केट वैल्यू एज कम्पेयर टू लीफो, ठीक है। इन ये जो कंपनीज है वो अमूमन कौन सा यूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, फीफो या लीफो? लीफो सर। क्यों, वजह? सर क्योंकि इसमें एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आ रही होती है, वो कम आ रही होती है सॉरी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ तो गुड्स उसकी सोल्ड ज्यादा तो नुकसानदेह है कंपनी के लिए, आपने कॉस्ट बढ़ा दी। सर अगर कोई इन्वेंट्री होल्डिंग कंपनी है, मतलब जो आप सेल नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको एक एसेट की हैसियत से आप इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस या पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे आपके आइटम्स रखे हुए होते हैं, तो वो आपके एज एन एसेट ही शो हो रहे होते हैं वहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर। कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, कोई पार्ट है, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। जी दानियाल कुछ कह रहे हैं? सर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपनी के ज़्यादा आएंगे तो टैक्स भी बचा सकते हैं कंपनी, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा हाँ गुड। अप्रैल में। तो मेरे ख्याल से वो
लीफो में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है। हाँ, वो एक वजह जो है वो ये है, ये सबसे बड़ी रीजन है। देखिए, कंपनी डोंट केयर अबाउट इनकम, दे केयर अबाउट द कैश फ्लोज, दे डोंट केयर अबाउट द इनकम। इनकम आप कुछ भी दिखा दें तो लीफो मेथड से जो है ना वो आपकी इनकम कम आ जाती है। जब आपकी इनकम कम आती है तो क्या होता है, आपका जो टैक्स होता है वो आपको कम पे करना पड़ता है। तो एक्चुअली अगर आप लीफो मेथड यूज़ करेंगे तो आप टैक्स सेव कर रहे होंगे एक्चुअली। और टैक्स सेविंग जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी कि वो पैसा जो हुकूमत को देना था वो आपने अपने पास रख लिया। सो दैट्स वाई कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट दैन इनकम स्टेटमेंट। तो कंपनी जो है वो इनकम स्टेटमेंट को परवाह नहीं करती, वो कैश फ्लोज को देख रही होती है, क्योंकि टैक्स सेविंग होती है। तो लीफो में टैक्स सेविंग होती है। और अगर हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीफो बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल है, उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा बेहतर आ रही होती है। इसलिए आप अगर कंपनीज में देखें तो अगर या तो फीफो, आई थिंक आजकल IFRS जो है वो कहता है कि फीफो बेस्ड अकाउंटिंग हो। आई थिंक लीफो अब अलाउ नहीं की शायद, आई डोंट नो, कोई अगर अकाउंट्स का बंदा है तो सही हमें क्लियर कर देगा। हाँ, लेकिन ये कि पहले जो लीफो, अच्छा जहाँ पे लीफो यूज़ करते भी है ना, तो वहाँ आप ये देखें नोट्स वगैरह में नीचे फीफो रिजर्व्स लिखा होता है। वो ये करते हैं बेसिकली, वो डिफरेंस बता देते हैं कि अगर फीफो से अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे और लीफो का जो डिफरेंस है वो रिजर्व्स की फॉर्म में डालते हैं। तो अगर किसी को कन्वर्ट करना है लीफो से फीफो में, तो वो रिजर्व से आप जो है ना उसको उसको फीफो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? इसकी वजह यही है कि ज़्यादा क्लियर पिक्चर, ज़्यादा बेहतर पिक्चर जो है वो फीफो बता रहा होता है। इसी वजह से IFRS ने भी जो है ना वो फीफो ही की तरफ कहा है कि यू शुड बी मेकिंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई कमेंट, एनीथिंग? नेक्स्ट, इन्वेंट्री के बाद आता है और चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर। जैसे एक आती है फाइनेंशियल एसेट्स। अगर कंपनी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की भी हो, इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम कहते हैं ना, वो रिकॉर्ड कैसे होती है ये इसके अंदर नहीं है, लेकिन इफ़ यू हैव इन्वेस्टमेंट्स हियर, लेट्स सपोज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो, ठीक है, आपको नज़र आ रही है ना स्लाइड्स। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद हो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे रिकॉर्ड होती है जी? कोई बताएगा? एनीबॉडी? दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप ये इन्वेस्टमेंट होती क्या है? यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज करती हैं वो क्या चीज़ होती है बेसिकली? सर वो अपने मतलब जो एक्सेस कैश वगैरह होता है वो डिफरेंट चीज़ों में, PIB स्टेबल्स वगैरह में इन्वेस्ट होती है। तो बेसिकली होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो कंपनी अगर दूसरे कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, जी, companies investing capital to gain return on capital. हाँ, यानी इन्वेस्ट कर रही होती हैं फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। जैसे आपके शेयर्स, बॉन्ड्स हो गए, उसको हम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो कंपनी जब इन्वेस्ट करती हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे किसी की कंपनी के शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं? सर मे बी एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके पास जितना रिटर्न हुआ उसकी वैल्यू को ऐड करके यू कैन रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, रिटर्न तो आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी बुक वैल्यू है, यानी जिस पॉइंट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है उस वक्त की वैल्यू, और उसमें ऐड कर दें जो जितना आपके पास रिटर्न आया, ये कह रहे हैं आप? यस यस यस। अच्छा, चलें, और कोई बताए इसमें? सर उसकी वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे करते हैं, मतलब फेयर वैल्यू पे। हाँ, तो अच्छा ये देखें ना, पॉइंट, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। एक या तो फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, अज्यूमिंगली कि आप ये यही कह रहे हैं, और एक आपकी बुक वैल्यू हो गई। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग बुक वैल्यू पे करेंगे या फेयर वैल्यू पे करेंगे, ये सवाल है इन्वेस्टमेंट्स में। अच्छा, तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? जैसे एसएन ने कहा फेयर वैल्यू पे करेंगे, ठीक है ना, कोई और इसमें ऐड करेगा इसमें? जी, हाँ जी ना भाई, पे होगी क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑफ की पिक्चर शो कर रहा होता है, तो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम सर। पर्टिकुलर टाइम मींस फेयर वैल्यू। यस। ओके, तो होना भी चाहिए कि अगर हम एक पिक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, स्नैपशॉट शो करें, तो वो स्नैपशॉट सही होनी चाहिए, और सही होने की वजह से का मतलब ये है कि उस टाइम की चीज़ होनी चाहिए। इसीलिए हमने इन्वेंट्री को भी जो है कम क्लोजर टू रियलिटी करा है। 100% क्लोज तो नहीं है, लेकिन यस,
तो इन्वेस्टमेंट्स को भी हम फेयर वैल्यू पे करें। फेयर वैल्यू पे करने के नुकसानात हैं, कोई बता सकता है क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सर मे बी इन द फ्यूचर जाके वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, मे बी इन द फ्यूचर जाके वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, दैट कुड बी द रीजन। अच्छा, अब अगर कम या ज्यादा होती है किसी भी चीज की, उसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा होता है? सर रिवैल्यूएशन उसका effect रिजर्व में, सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में आता है, रिजर्व्स में, सर पीएनएल में जाता है। पीएनएल में जाता है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर हम किसी, यानी ये एसेट जितने भी हैं, असल तो ये इन्वेस्टमेंट्स हो गई और हम आगे फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, तो ये एसेट्स फेयर वैल्यू पे थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इससे क्या होता है, वही वाली बात है कि आप समझ लें कि स्नैपशॉट है ना, तो कंपनी की हर सेकंड में वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि हर कंपनी हर सेकंड में बदल रही है। तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हर सेकंड चेंज हो रहा होगा। तो परफॉर्मेंस जो होगी कंपनी की वो स्नैपशॉट ड्रिवन हो जाएगी रादर देन कंपनी ड्रिवन, मैनेजमेंट ड्रिवन। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, सो व्हाट विल हैपन, आप रिकॉर्ड करेंगे गेन इन सेल्स एंड एसेट्स, यानी सॉरी गेन कह रहा हूँ, उसकी रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन ये गेन्स तो जो है ना आप प्रॉफिट एंड इनकम लॉस में आएगा ही स्टेटमेंट। नहीं सॉरी रिवैल्यूएशन। क्या? हाँ सर ये रिवैल्यूएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? सर ये तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा सीधा सीधा, कहाँ जाएगा? ऐसा इसमें अपना बैलेंस शीट में ही आएगा ना, इनकम स्टेटमेंट में क्यों आएगा अगर अनटिल अनलेस आप इस पे गेन रियलाइज कर लें। अनरियलाइज गेन कहाँ आएगा? नहीं आएगा क्या बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट सॉरी। अच्छा चलिए मैं इसको क्लियर कर इनकम देता हूँ, हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें इसमें ये होता है कि थ्योरेटिकली जो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, वो ये आती है, सपोजिटली लेट सपोज अगर आपकी जो भी परफॉर्मेंस है थ्योरेटिकली, जो उसकी परफॉर्म एनी चेंज इन एसेट्स जो है वो अफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है तो आपकी एसेट की क्वालिटी बेहतर हो गई है, तभी एसेट बेहतर है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। अब वो परफॉर्मेंस जो है, अगर लेट सपोज आपने अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ ना हुआ तो आपका रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी, तो आपकी इस साइड की बढ़ रही होगी, और रिटेन अर्निंग के अगेंस्ट वहाँ कैश बढ़ जाएगा, तो बेसिकली एसेट बढ़ा, तभी तो परफॉर्मेंस का अफेक्ट एसेट पे आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये लिंक करते हैं बेसिकली, लेकिन समटाइम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर एसेट की प्राइस बढ़ जाए तो वो परफॉर्मेंस के अंदर नॉइज क्रिएट कर सकती है। यानी कि अगर हम कहते हैं परफॉर्मेंस इज बेसिकली जो नेट इनकम इज बेसिकली द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसके अंदर जो है वो नॉइज नहीं होनी चाहिए। वो एसेट की नॉइज अगर उसमें चली जाएगी तो हमें ये मालूम करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि ये जो परफॉर्मेंस नेट इनकम अच्छी बेहतर बढ़ी है, ये मैनेजमेंट की वजह से बढ़ी है, अच्छे डिसीजंस की वजह से बढ़ी है, या लक की वजह से बढ़ी है, क्योंकि समटाइम्स यू गेट लकी, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपके इवेंट यानी वो हालात ख़राब हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, सो और फ्लक्चुएट बहुत करेगी, क्योंकि एसेट प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो आपकी इनकम को बहुत इधर से उधर कर लेगी, रादर देन द परफॉर्मेंस, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। जी सर इसकी एंट्री क्या पास होगी अगर इवैल्यूएशन होती है, जैसे आपने अच्छा, कहा कि रिटेल पे इसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी एसेट तो चले बढ़ गया, डेबिट हो गया, इसका काउंटर साइड पे क्या आएगा, मतलब रिवैल्यूएशन गेन्स वो होगा, गेन एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, वो बनेगा, एसेट एसेट चेंज हुआ है ना, आपका एसेट की वैल्यू चेंज हुई है, तो जो exactly, आपकी तो एसेट, सर तो उसका जैसे तो फिर अगर इम्पैक्ट तो टेक्निकली आना ही नहीं चाहिए फिर इनकम स्टेटमेंट पे। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल आपका एसेट 100 रुपए का था, अब एसेट हो गया 200 रुपए का, तो अब आपको एसेट 200 रुपए का करना है, तो एसेट आपने बढ़ा दिया 100 रुपए से, रिवैल्यूएशन गेन आपने जो क्रेडिट कर दिया 100 रुपए से, अब वो रिवैल्यूएशन गेन कहाँ क्लोज करेंगे, पीएलएस में, पीएलएस में करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, और कहाँ करेंगे? सर बैलेंस शीट में नहीं होगा, इसमें इक्विटी साइड पे। काउंटर एंट्री पीएनएल में ही जाएगी हमेशा। नहीं, बैलेंस पीएनएस तो बैलेंस शीट में ही क्लोज होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट में क्लोज होती है। पहले आपको यानी आप पहले इनकम स्टेटमेंट को तो दिखाते सही हैं है, और बैलेंस, अगर उसके हेड में तो नहीं आएगा ना, जब पीएनएल अगर आप उसमें अगर देखें इक्विटी साइड पे, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएगी, और फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व अलग से आ जाएगा। तो वो एवर इज गेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैं द समझ गया। कंपनी, वो रिटेन अर्निंग और वो अलग अलग नहीं देखेगा। हाँ चले, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एसेट की होल्डिंग के 3 मसरफ होते हैं, 3 मोटिव्स होते हैं। अगर आपने वो एसेट ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है तो वो आपके इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जाएगा, रिटेन अर्निंग वो उसमें पीएलएस में।
यानी उसमें ओनर्स इक्विटी में क्लोज जो होगा वो थ्रू इनकम स्टेटमेंट होगा। यानी आपने जो है एसेट रखा है बेचने के लिए, आपकी वो इन्वेंट्री है, फाइनेंशियल इन्वेंट्री है, तो फिर जो है आपका जो भी गेन एंड लॉस होगा, उसका रिवैल्यूएशन गेन जो होगा वो पहले क्लोज होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और फिर इनकम स्टेटमेंट क्लोज होगी इक्विटी के अंदर। अगर आपका एसेट अवेलेबल फॉर सेल है, दैट मीन्स कि वो एसेट जो है वो बेचने के लिए तो नहीं है, लेकिन आप किसी वक्त बेच सकते हैं, ठीक है, तो भी आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एसेट, और उसका गेन एंड लॉस होगा वो डायरेक्टली इक्विटी में क्लोज होगा, ठीक है, उसमें इनकम स्टेटमेंट बाईपास कर देगा, नंबर 2। और नंबर 3 ये कि एसेट आपने बेचने का इरादा ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। दैट मीन्स कि एसेट्स आर होल्डिंग अंटिल इट मैच्योर्स, यानी आपने डिस्क्लोज कर दिया कि कोई इरादा नहीं है, तो फिर आपका एसेट मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू, ठीक है ना। और उसका डिफरेंस बिटवीन बुक एंड मार्केट वैल्यू वो जो है ना, जैसे जो आपका जो है वो एमोर्टाइजेशन के थ्रू जो है ना, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में ले जाएंगे। क्लियर है? सही तो है, अमूमन जो है ना रिटन जी डाउन वैल्यू होती है, बुक वैल्यू उसी को कहते हैं ना। written down। तो बेसिकली दो 3 मोटिव्स होते हैं। तो आपको पहले कंपनी को क्लियर करना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव एज ए ट्रेडिंग सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी डायरेक्टली जो है ना वो थ्रू इनकम स्टेटमेंट जाएगी, ठीक है ना, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि वो इनकम स्टेटमेंट ही हिट होगी। लेकिन अगर आपका मोटिव ट्रेडिंग नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन यू कैन सेल, तो फिर उसमें जो है ना आपका इनकम स्टेटमेंट हिट नहीं होगी। क्लियर है बात? तो और ये वजह भी यही है कि बिकॉज अगर उसको इनकम स्टेटमेंट से हिट करने लगे तो फिर आपकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस जो है वो ओवरशैडो हो जाती है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई। देन जी कोई सवाल? ओके, तो अब जो है नेक्स्ट जो है उसके अंदर जो आइटम आता है वो फिक्स एसेट्स आते हैं, यानी लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट में एक ही आइटम जो मेजर है वो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कैसे रिकॉर्ड होंगे जी? सर रिटन डाउन वैल्यू पर। ओके, तो यानी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है ना। तो इसको मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? इसको, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, वजह क्या है? क्योंकि वो हर साल डिप्रिशिएट भी तो होता है, मतलब हर साल नहीं, जैसे जैसे जो भी डिप्रिसिएशन की उसकी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से डिप्रिशिएट होगा, तो वो हम एक्सपेंस आउट करते हैं। ओके, आप ये कह रहे हैं कि वो एसेट आपने 10 एक बुक वैल्यू पे लिया और उसको 0 तक डिप्रिशिएट कर दिया, और डिप्रिसिएशन इन एक्सपेंस आपने कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि वो डिप्रिसिएशन तो आप भले करें, और इनफैक्ट डेप्रिसिएशन भी जो है ना उस एसेट की प्राइस को चेंज कर रहा है ना, उस एसेट की वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो वो उसका इफेक्ट जो इनकम स्टेटमेंट पर आ रहा है। अगर हम कहते हैं कि लॉजिकली ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि बजाय इसके हम ये सारी एक्सरसाइज करने के, हम हर साल एसेट की मार्केट वैल्यू मालूम कर लें और उस पर वो रिकॉर्ड कर लें? उसमें ये क्या क्या ज़रूरत है? डेप्रिसिएट तो हम इसलिए कहते हैं ना, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज द कर रहे होते हैं अगेंस्ट द यूज ऑफ एसेट। तो एक्सपायर्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने एसेट यूज किया है तो उसकी वैल्यू एक्सपायर हो रही है, वो कम हो रही है, वक्त के साथ साथ कम होती खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि वो एसेट जो आपने बाई किया उस वक्त वो पूरा था, अब वो आधा रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो डेप्रिशिएट करेंगे और उसको आधा बना देंगे। बेसिकली यही है ना डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं उसकी मार्केट वैल्यू लगा लूँ तो वो भी वैसी आधी होगी। तो हमें इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट मार्केट वैल्यू से कर लें। वैल्यू से पता नहीं लग सकती ना, कैसे पता लगेगी? एग्जैक्टली सर, मार्केट वैल्यू आप किसी पुरानी चीज की कैसे एस्टिमेट करेंगे विदाउट डेप्रिसिएशन? जमीनों भी कर सकते हैं, दूसरी चीजों में भी कर सकते हैं। सर जमीन वैसे ये एक तो ये वजह है, सही है कि पता लगना बड़ा मुश्किल है। सर दूसरा जमीन होती है वो तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, जमीन तो अलग चीज है ना। चले, हाँ मतलब नहीं, पुरानी चीज की मार्केट वैल्यू फिर भी मालूम हो सकती है, लेकिन ये कि इसका जो मेजर रीजन, एक तो खैर ये रीजन भी है कि वो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, बिकॉज समटाइम्स उसकी मार्केट मौजूद नहीं होती। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो इटसेल्फ यही है, वो जो मैंने पहले जैसे बात की, फ्लक्चुएशन। इट विल क्रिएट अ ह्यूज फ्लक्चुएशन इन द इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के ऊपर वो ओवरशैडो कर देगा। चले, इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1% चेंज जो है दैट विल अफेक्ट 30-40% ऑफ योर वेरिएशन इन द नेट इनकम, ठीक है। इस वजह से जो है इट्स बेटर कि वो
उसको जो है मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, यानी किया इसी वजह से जाता है। ये क्लियर है बात? यानी इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये क्लियर हो गई? एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? अच्छा, अब वो उस पे आ जाते हैं दूसरी साइड पे, द लायबिलिटीज एंड इक्विटी पे। अब लायबिलिटीज एंड इक्विटी में सबसे पहले आता है पेबल्स, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल जो है मार्केट वैल्यू है, सारी बात है, वो तो कैश की फॉर्म में अमाउंट है। नोट्स पेबल अगेन, नोट्स और अकाउंट्स में कोई फर्क क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? सर रिपीट करेंगे, क्या पूछ रहे हैं? सॉरी आपकी आवाज कट। नोट्स पेबल है, यहाँ पे लिखा है ना, जैसे अकाउंट्स पेबल की वैल्यू लिखी है, नोट्स पेबल की वैल्यू लिखी है, तो ये नोट्स पेबल और अकाउंट पेबल में क्या फर्क है? सर ये अकाउंट्स पेबल में तो मतलब आप सर्विसेज ले चुके होते हैं, नोट्स पेबल में एक बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होती है आई गेस, पता नहीं। चलें, और कोई बताएगा इसका फर्क क्या है? सर इंटरेस्ट का है शायद फर्क के जी अकाउंट दानियाल। सर मेरे ख्याल से अकाउंट पेबल वो अकाउंट्स होते हैं जो आपके यूजुअली चल रहे होते हैं, और नोट्स पेबल टेम्परेरी होते हैं, जो मतलब जिन लोगों के साथ आप यूजुअली डील नहीं करते जहाँ से। नहीं, नवेद आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, आई वांट टू ऐड सर कि अकाउंट्स पेबल इज मोर लाइक कि अगर आप अपनी बिजनेसेस को रन करने के लिए इफ यू बेसिकली टेक मर्चेंडाइज और एनीथिंग और उसकी आपको पेमेंट करनी है, दैट कुड बी recorded in account payable. But when actually you take kind of a loan from someone and you have to pay, so that should be recorded in notes payable maybe. आप ये इस तरह समझ लें कि डे टू डे जो आपकी होती है डीलिंग होती है, जैसे आपने कोई सेल्स की, उसकी वो सॉरी आपने जो है कोई चीज़ परचेज कर ली, आपने उसको कैश पे नहीं किया तो आपने पेबल कर दिया कि आप बाद में पे करेंगे। सप्लायर्स आपके टर्म्स होते हैं समटाइम्स जो है ना, वो अच्छा वो टर्म, एक तो ये कि उसकी कोई डीड नहीं होती, कोई उसका कोई लिखत पढ़त नहीं होती, वो बस एक टर्म होती है जो सप्लायर से आपको मिल जाती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो टर्म्स जो है वो ज़रा लंबी हो जाती है और या आप नहीं पे कर पाते, तो क्या होता है, सप्लायर फिर कहता है कि आप एक आईओयू बना दें। आईओयू एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, वो नोट बन जाता है। तो और समटाइम्स वो नोट में इंटरेस्ट बेयर भी हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने अगर लॉन्ग टर्म कर दिया, 1 साल ज़्यादा हो गया, तो उसके अंदर यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। तो जब आप एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट को फॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो नोट्स पेबल बन जाता है बेसिकली। अकाउंट्स पेबल इज जस्ट इनफॉर्मल अरेंजमेंट, इसकी कोई एज सच कोई, लेकिन अगर उसको फॉर्मल एक आईओयू एक इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज़ बना दी और उसमें इंटरेस्ट भी समटाइम्स कर दिया तो वो नोट्स पेबल बन जाता है। क्लियर है? तो नवेद का जो बात थी वो थोड़ी सी इससे रिकंसाइल कर रही है। ठीक है, ओके सर। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट्स पेबल, नोट पेबल। ठीक है, अब ये थर्ड वाला है अक्रूवल्स। अक्रूवल्स यू ऑल नो के जो आपने जो है अक्रू किया हुआ है, यू हैव टू, एंड देन ये आपका करंट लायबिलिटीज हो गए। अच्छा, उसके बाद जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जो है डेट है और इक्विटी है। ठीक है ना, तो हम एक वन बाय वन करते हैं। डेट मीन्स के डेट लोन की फॉर्म में भी हो सकती है और बॉन्ड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो डेट जो है वो अगर तो लोन की फॉर्म में है तो जो भी उसकी वैल्यू आपने ली है, जितना, अगर 1 लाख का कर्जा लिया तो 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बॉन्ड की फॉर्म में है, जरा ट्रिकी हो जाता है। तो बॉन्ड की फॉर्म में ये जो डेट है ये क्या होगी, यानी उसकी मार्केट वैल्यू होगी जिस वक्त आपने बाई किया है, उस आज की मार्केट वैल्यू होगी उसकी डेट की, या ये कि उसकी बुक वैल्यू होगी, और ये वैल्यू का डिफरेंट है आपस में। बॉन्ड्स में क्या करेंगे, क्या बुक वैल्यू पे डेट रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू पे करेंगे? जी सब जी, कोई बताएगा? जी ऐसा क्या कह रहे हैं? कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे, यानी बुक वैल्यू पे। जी सर। ओके, नवेद? आइडिया नहीं है सर, बट मेरा ख्याल है कि जिस टर्म्स में पार्टीज ने एग्री किया होगा
उस पे शायद करें। अच्छा देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अब बॉन्ड है, अब बॉन्ड जो है आपने 1000 रुपए का बॉन्ड इशू किया, ठीक है ना, और तो एक तो आपका अमाउंट, आपने बॉन्ड 1000 रुपए का इशू किया, वो मार्केट में बिका 1200 रुपए का, लेट्स सपोज। जो फैक्टर है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, वो आगे आएगा। लेकिन द थिंग इज कि आपने 1000 रुपए की एक चीज इशू की, 1200 की बिकी। अब मुझे ये बताएं कि उसकी मार्केट वैल्यू 1200 रुपए है, उसकी बुक वैल्यू 1000 रुपए है, रिकॉर्ड 1200 जी। कोई बताएगा? ऐसे ही जस्ट गेस, कोई ऐसा वो नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है, आपने जो बॉन्ड इशू किया है वो बिका है मार्केट में 1200 रुपए का, यानी कि, और लेकिन 1000 रुपए का इशू किया था। अब जाहिर बात है, वो जैसे आपने शेयर इशू करते हैं, 10 रुपए का शेयर है, वो 40 रुपए का बिक रहा होता है, तो आपको 40 रुपए मिल रहे होते हैं, तो आपको जो है 1200 रुपए मिल रहे हैं इसमें, इस सेंस में, क्योंकि वो प्राइस ज़्यादा हो गई, मार्केट प्राइस। तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, 1200 रुपए या 1000 रुपए? ये 1000 ही करेंगे, बाकी गेन आता है ना। हाँ, अगर देखो लाइबिलिटी तो आपकी 1000 की है, ठीक है ना, लेकिन आपको कैश 1200 का मिल गया, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा कैश मिल गया आपको, ये क्या करेंगे इसको? प्रॉफिट, आई मीन यस, गेन सही है। करेंगे। गेन में आप उसको गेन अमोर्टाइज रिकॉर्ड करते हैं, करेंगे। बेसिकली उसको अमोर्टाइज करेंगे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है इनकम स्टेटमेंट में नहीं प्रॉफिट में ले जाएंगे, बस सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह से अगर वो 1000 रुपए की चीज़ थी और आपको 800 रुपए का बिका, डिस्काउंट हो गया, तो वो लॉस होगा, तो दैट इज बेसिकली द एक्सपेंस दैट यू विल बी अमोर्टाइज्ड। तो वो इस तरह से उसको, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट द मार्केट वैल्यू, द बुक वैल्यू, और आप ये समझें कि वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, उसके साथ साथ गेन एंड लॉस का अकाउंट बनेगा, डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो ओवर टाइम अमोर्टाइज होता रहेगा, सो दैट एट द एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो उसकी बुक वैल्यू होगी, बेसिकली आप ये समझें, ठीक है ना? क्लियर है, बात समझ में आई? यानी कि अब आप मार्केट वैल्यू पे करेंगे उस वक्त की, जैसे 1200 रुपए का करेंगे तो बॉन्ड, और 200 रुपए उसका प्रीमियम, और ये प्रीमियम का अकाउंट जो 200 रुपए जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड एमोटाइज करते रहेंगे, उसको जो है इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं, तो 1000 रुपए बच जाएगा। जी, एनी क्वेश्चंस? नवेद कुछ बोलें? नहीं सर, थैंक यू। ये बात क्लियर हो गई ना? बीच में शायद मिस तो नहीं हुई, सिग्नल का इशू आया था? हाँ यस सर। अच्छा चलें, तो ये इस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एट बेसिकली द मार्केट वैल्यू एट द टाइम यू हैव बॉट द बॉन्ड, आज की मार्केट वैल्यू नहीं। अच्छा, कॉमन स्टॉक की जो वही वाली बात है, इसमें भी ऐसे ही होता है, कॉमन स्टॉक की एक वैल्यू होती है जो बुक वैल्यू होती है, और उसके बाद जो आपने पैसे आए होते हैं तो उसको हम कहते हैं शेयर प्रीमियम कह लें, या गेन इन वो पेड अप कैपिटल, इन दोनों से मिलके बनता है, शेयर प्रीमियम से और कॉमन स्टॉक से मिला के बनता है। तो ये मिला के जो है वो होता है, यानी कि कॉमन स्टॉक विल आल्सो बी रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू, एट द मार्केट वैल्यू एट द टाइम यू हैव इश्यूड द स्टॉक, तो ये उस वक्त की मार्केट वैल्यू विच इज कॉल्ड द बुक वैल्यू, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। रिटेन अर्निंग कैसे करेंगे? रिटेन अर्निंग ओवर टाइम जो आपने एसेट्स को इंटरनली इन्वेस्ट किया होता है उसका अफेक्ट जो रिटेन अर्निंग पे आ रहा होता है, तो इस तरह से ये इक्विटी है ओवरऑल जो, अगर हम इसको एनालाइज करें तो मोस्ट, यानी ऑल द एक्सेप्ट फॉर कैश रिसीवेबल्स, जब जो भी आप कन्वर्जेंस कर रहे हैं वो आप बुक वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है ना? एक आम सी कंपनी है, वो इन्वेंट्री भी बुक वैल्यू ही की होती है, जो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बुक वैल्यू पे, हाँ वो मार्केट वैल्यू पे हो रही होती है समटाइम बुक में, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमूमन लोग करते हैं, कभी नहीं करते। फिक्स एसेट जो सबसे बड़ा होता है वही बुक वैल्यू पे, तो एसेट जो है वो बुक वैल्यू शो कर रहे होते हैं, इक्विटीज भी हमने बुक वैल्यू शो कर रही होती है। ये क्लियर हुआ है यहाँ पूरा ओवरऑल पिक्चर बैलेंस शीट की? कोई सवाल है? यस सर। सर मुझे थोड़ा सा अक्रूवल्स और रिटेन अर्निंग के बारे में बता देंगे, व्हाट दे आर एक्चुअली सर। ओके, तो पहला तो आ जाता है, इसमें कहाँ चला गया, इनकम स्टेटमेंट में अक्रूवल्स है ना, तो अक्रूवल्स क्या है? बेसिकली पेबल्स होते हैं। जैसे आपने जो है कोई आपने सर्विस ली है,
जैसे आपने एम्प्लॉयज से सर्विस ली है लेट सपोज, अब उसके अगेंस्ट आपको पे करना है, तो आपने पे नहीं किया तो वो एज ए लोन होता है वो। जैसे आपने समझ लें इसमें और पेबल्स के अंदर फ़र्क क्या है, ये पेबल जो है वो एक्सटर्नल लोगों से लोन लिया जाता है, अक्रूवल जो है वो इस तरह से होता है जैसे आपने एम्प्लॉयज से आपने कुछ ना कुछ सर्विस ले ली, या आपने बिजली की सर्विस ले ली, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, उसका आपने बिल पे नहीं किया तो वो अक्रूवल में आ जाएगा। तो एनीथिंग दैट हैज़ टू बी पेड वो अक्रूवल में आएगा। और दूसरा क्या था, रिटेन अर्निंग ना। तो Yes. तो रिटेन अर्निंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपना प्रॉफिट बनाते हैं, जब आप इनकम शो करते हैं, उसमें से कुछ इनकम आप डिविडेंड के फॉर्म में पास ऑन कर देते हैं और कुछ इनकम आप रिटेन कर लेते हैं। जब आप रिटेन करते हैं तो वो यहाँ रिटेन अर्निंग में शो हो जाता है। ये रिटेन अर्निंग इज एक्चुअली फंड बेसिकली, ये फंड शो होता है। अच्छा, इस फंड से आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसके अगेंस्ट कैश भी पड़ा हो सकता है, इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई एसेट खरीदा है तो वो भी हो सकता है। तो ये रिटेन अर्निंग वो है जो आपने रिटेन किया हुआ है फॉर इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स। All right. ठीक है। Thank you. ओवरऑल जो है यहाँ पे आपने देखा कि इट इज़ ऑन द बुक वैल्यू। तो मेरा जो सवाल जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि क्या इनकम स्टेटमेंट सही पिक्चर दिखाती है या नहीं। एक तो सवाल ये है कि वो नहीं दिखाती क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं और उसकी करंट वैल्यू नहीं होती। तो क्या फिर सवाल ये है कि क्या ये स्नैपशॉट सही है या नहीं है। अब एक सवाल ये बन सकता है कि क्या इस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन करना सही है, लॉजिकली सही है या नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, अनोमली क्लियर हो रही है। क्या अनोमली है कि कंपनी जो है वो सही पिक्चर नहीं शो कर रही, यानी शो नहीं कर रही। जो आपने स्नैपशॉट लिया है, हम ये कह रहे हैं ना, वो एक बंदा है वो भाग रहा है, तो उसको उस एथलीट का जब स्नैपशॉट लिया है तो वो एक्चुअली वही एथलीट है या स्नैपशॉट कुछ और आ रहा है और एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ और है। तो हमने ये देख लिया है क्लियरली कि जो ऑन ग्राउंड है वो आपका कुछ और है, क्योंकि क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम जो उसकी जो स्नैपशॉट लिया है उसके अंदर कुछ मार्केट वैल्यू है, कुछ बुक वैल्यू है, मिक्स सिस्टम है। तो स्नैपशॉट सही नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली इनकम बैलेंस शीट जो है वो जो शो कर रही है वो एक्चुअली वो सही पोजीशन नहीं है। इट्स नॉट अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। यहां तक बात समझ में आई जी नवेद या एनीबडी? तो इसको ठीक है। ये मैंने स्टार्ट में जब पूछा था, मैंने इसलिए पूछा था कि क्या ये सही शो कर रही है या नहीं कर रही, तो वो अभी समझ में आ रहा है कि सही शो नहीं कर रही। और कॉन्सेप्चुअली एक वजह तो हमने बात कर ली कि अगर हम मार्केट वैल्यू पे चीज़ें लेंगे तो वो चीज़ सही शो करेगी। एक तो मार्केट वैल्यू का आपको नहीं मालूम होता, और दूसरा ये कि मार्केट वैल्यू पे लेने से आपका इनकम स्टेटमेंट में इतना इतना सही तरह से फ्लक्चुएट होगा कि पिक्चर तो सही शो कर लेगी लेकिन परफॉर्मेंस उसके अंदर इरोड हो जाएगी। सो ये हमारे लिमिटेशंस जिसकी वजह से जो है ना वी विल नॉट टेक द करेक्ट पिक्चर बेसिकली, ये लिमिटेशंस हैं। और एक कोई अच्छा कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कंपनी की जो प्राइस में तो अफेक्ट करे लेकिन बैलेंस शीट में शो ना हो। जी कोई बताएगा? कोई और इसमें कोई कमी रहती है बैलेंस शीट में, ऐसी चीजें जो जो नहीं इसमें बताई गई हूँ। ये तो एक चीज तो है कि वो जो चीज मौजूद है वो सही रिप्रेजेंट नहीं करती। क्या कोई ऐसी चीज भी है जो एक्चुअली होती है कंपनी के अंदर, अगर आप कंपनी का स्नैपशॉट लें लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है? Tax. टैक्स? टैक्स क्या होता है? नहीं, ये I क्या mean मतलब इनकम है। कंपनी पे इनकम में टैक्स होता है ना, वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। CSR. यानी कि अगर आप कहें कि बैलेंस शीट कंपनी के अंदर जैसे ये एडिशनल प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन करूं, अगर मैं कंपनी को बाय करूं तो आई वुड पे समथिंग अगेंस्ट दैट, बट इट इज नॉट शोइंग ऑन द बैलेंस शीट। इट्स नॉट अ सर करेक्ट पिक्चर। सर गुडविल तो गुडविल अरे गुडविल क्या होती है? सर ब्रांड इमेज हाँ? इंटेंजिबल एसेट। हम नहीं वो तो है, क्लासिफिकेशन तो हमें मालूम है, इंटेंजिबल है, लेकिन ये होती क्या है? मतलब मैं कहता हूँ ना कि सेल्स हमें मालूम है क्या है, कैश हमें मालूम है, ये गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का वैसे द तो रेपुटेशन वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। रेपुटेशन बेसिकली। तो हर बिजनेस में तो गुडविल नहीं होती।
अगर आप देखें बड़ी अच्छी वैल्यूएबल बिजनेस होते हैं उसके अंदर तो गुडविल का कोई अकाउंट नहीं है, उसमें है। ये क्या चक्कर है जी? एनीबडी कोई बताएगा कोई ये क्या चीज है? ये बात समझ रहे? गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होती है, कोई किसी को पता है? सर एसेट्स में रिकॉर्ड होता है। एसेट में रिकॉर्ड होता है, यानी हर कंपनी में गुडविल होती है क्या? मतलब द नेट गुडविल मतलब इट्स द नेम ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेम ऑफ द बिजनेस। जब आप बेचने जा रहे होते हैं तो एक वैल्यू गुडविल की भी होती है। अच्छा अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू है जो सिर्फ उस वक्त निकल के आती है जब आप बेचने जा रहे हैं, अगर आपने नहीं बेचा तो गुडविल नहीं है। नहीं आप ये वैसे कह भी रहे होती है, वैसे भी होती है। हैं? नहीं, बैलेंस शीट में तो नहीं है ना। सर आई हैव सीन इट रिकॉर्डेड इनटू बैलेंस शीट। आप ये कह रहे हैं कि विदाउट एबल टू सेल वो चीज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाती है, आई आप ये कह कांट रहे रियली रिकॉल, क्योंकि मुझे जो याद पड़ रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में याद पड़ रहा है वो यही था कि जब बेचने जा रहे होते हैं तो हैं? गुडविल की भी एक वैल्यू होती है जो कि होती है कि मतलब दिस ये पोर्शन जो है ये गुडविल का है। मगर मुझे ये याद नहीं पड़ रहा कि उससे हटके हर साल की बैलेंस शीट में भी गुडविल रिकॉर्ड होती है कि नहीं। आई एम नॉट टू श्योर। हाँ चले, मैं इसके नॉर्मली को आसान कर दूं। गुडविल जो है ना वो क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ बेचने जा रहे होते हैं कंपनी, तो कंपनी की जो वैल्यू लगा रहा है वो 200 रुपये लगा रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना, उस कंपनी को 200 रुपये में खरीद रहा है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो उसकी एसेट्स की वैल्यू शो कर रही है 100 रुपये। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरे पास जो मेरे पास जो इक्विटी होगी वो तो 200 रुपये की होगी। जरी बात है, जिस कंपनी उसने 200 रुपये दूसरे बंदे को दे दिए कैश, तो वो उसने 200 रुपये इंजेक्ट किए ना कंपनी के, तो ओनर्स इक्विटी हो गई 200 रुपये। सवाल ये है कि एसेट आपके 100 रुपये हैं, तो ये बैलेंस कैसे होगा? तो उन्होंने कहा यार बैलेंस करने का तरीका क्या है कि एक प्लग लगा दो जिसको हम कहेंगे गुडविल। तो उन्होंने एक प्लग ऐड कर दिया, 100 रुपये की गुडविल डाल दी। तो इसका मतलब ये है कि इट्स एरर ऑफ जजमेंट। गुडविल इज नथिंग बट द एरर ऑफ जजमेंट, जो कि आपने जो है उस वक्त निकल गया जब आप बेचने लगे। जब कंपनी की आपने बेचने का शुरू किया तो वो देखा कि यार कंपनी तो ज़्यादा वर्थ की है, सो और हमने तो कम वर्थ लगाई हुई है। तो वो बेसिकली गुडविल क्या है? गुडविल ये है कि कंपनी की जब आपने रियल स्नैपशॉट ली तो उसके हिसाब से आपने कीमत लगाई, और आपकी जो जो स्नैपशॉट ऑफिशियल स्नैपशॉट है जो बैलेंस शीट की है वो उसमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही होगी। तो उसको रिकनसाइल करने के लिए हमने एक अमाउंट एक चीज़ बना दी है गुडविल। तो हमें यही नहीं मालूम ये गुडविल क्या चीज़ है। सर जी सर मोहम्मद सारिक। अगर से सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो इनिशियल वैल्यू जो आप कह रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्ट इसमें से करते हैं, तो वो इनिशियल वैल्यू किस तरह लगाते हैं कंपनी की वैल्यू? जैसे मैं आपने कहा कि 200 रुपये बुक की वैल्यू है, नहीं 100 अभी रुपये बुक, बुक वैल्यू नहीं 100 रुपये तो बुक वैल्यू है, 100 रुपये तो है। एसेट्स है ना, 100 रुपये बुक वैल्यू हो गई। हाँ सही है, ये मैं पूछ हाँ, रहा हूँ कि 200 रुपये जो लगाई, ये किसने लगाई? ये मैंने लगा दिए, ओनर ने लगा दिए, किसने लगाया? नहीं नहीं, वो ऐसे लगाइए कि जब देखें एक्विजिशन हो रही है, आपकी कंपनी कोई और अक्वायर कर रहा है, आपने हाँ शेयर बेच रहे हैं। अब उसकी सही है। लेट सपोज शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, बुक वैल्यू, सही है ना? तो एक बंदा जो है आपका शेयर 200 रुपये में लेने को तैयार है ठीक है ना? तो आपको तो 200 रुपये में बेच दिया उसने। उसने जो इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में वो तो ओनर्स इक्विटी 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये है कि एक बंदे ने 200 रुपये, पहले बात तो ये है कि एक चीज जिसकी वर्थ 100 रुपये है वो 200 रुपये क्यों देगा लेगा? सवाल तो पहले सर तो ये बनता है। तो आई एम सॉरी, अगर से मैंने फिर एक दूसरा बंदा आया, उसने 300 लगा दिए, तो फिर हाँ, क्या 200 जो है वो बन गई गुडविल 200 हो गई फिर? ऐसा ही लगाने है। की बात नहीं है, नहीं लगाने की बात नहीं है। जब कंपनी बिकी है ना, रियलाइज्ड जी हुआ है, जब उसने जी 200 रुपये अपनी जेब से निकाल के दिए हैं बेसिकली, जी है जी ना? जी। अब कोई तीसरा बंदा 300 रुपये देगा तो वो उसकी गुडविल 100 रुपये और बढ़ जाएगी, कल को 300 रुपये हो जाएगी। जब अच्छा आप सो एक हाँ, यानी एक तो बोली लगाने वाली बात नहीं है, मतलब कहने का मतलब एक बंदा ने इंटरेस्ट हुआ, उसने अपनी ऑफर लगाई, निगोशिएशंस हुई, निगोशिएशंस के बाद उसने ये तय हुआ कि आई विल बी बाइंग इनके शेयर्स जो है मेजॉरिटी स्टेक है 200 रुपीज़ पर शेयर। अब उसने जो वैल्यू लगाई है वो 200 लगाई है, सो दैट मीन्स के कोई कुछ ना कुछ देख के लगाया होगा ना उसने कि भाई ये कंपनी तो 100 रुपए की है, अब मैं 200 रुपए किस तरह से दे रहा हूँ? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है ना? तो अब सवाल ये है कि वो लगाए, अगर वैल्यू लगा ली तो वो उसको रिकनसाइल कैसे किया जाए? तो रिकनसाइल करने का तरीका उन्होंने प्लग लगा दिया। जैसे आप जब आप अमूमन मॉडलिंग करते हैं तो उसमें एक प्लग लगा देते हैं, कैश को प्लग बना लेते हैं नॉर्मली। तो ऐसे ही उसने एक प्लग लगा दिया, उसने कहा कि भाई एक प्लग लगा दो जिसको हम कहते हैं गुडविल। ठीक है ना? ना बनाने वाले को पता है गुडविल क्या है, ना खरीदने वाले को पता है गुडविल क्या है।
आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, हम ना उसको ब्रांड से हम कह सकते हैं ना उसकी प्रोडक्शन से। एक प्लग है ये बेसिकली, जो कि डिफरेंस बिटवीन द रियल पिक्चर एंड द शॉर्ट पिक्चर है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब सवाल फिर ये होता है, आप चीजें पिक्चर ही रियल दिखा दें, आपको इतनी सारी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि रियल बैलेंस शीट जो है या फेयर वैल्यू बैलेंस शीट जो है, वो बैलेंस शीट होगी जिसमें गुडविल कुछ होगी नहीं, देन दैट मींस कि वो ऑलरेडी एक सही पिक्चर शो कर रही होगी। ये क्लियर है बात? ये कोई सवाल है कोई? तो इस वजह से जो है एक फाइनेंस का है दामोदरन, आपने सुना है नाम किसी ने? तो वो बड़ा मशहूर एक फाइनेंस का प्रोफेसर है। तो उसने जो है ना एक इस अनोमली को दूर करने के लिए उसने कहा कि भाई एक जो है ना फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की जाए। तो वो मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो दिखा देता हूँ कि उसके कॉन्सेप्ट में ये फेयर वैल्यू क्या है। बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं जो एक्चुअली वैल्यू के अंदर आती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो हम सही रीवैल्यू नहीं कर रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं। तो लेट मी, ये आपके उसमें भी एक फेयर वैल्यू के नाम से एक स्लाइड होगी, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है, ये नज़र आ रही है ना आपको? ये 5th स्लाइड है। अब नाउ ट्रेडिशनल बैलेंस शीट के अंदर क्या है कि यू हैव अ लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, यू हैव अ शॉर्ट लिव्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, एंड यू हैव इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। एंड देन यू हैव इंटेंजिबल एसेट्स, दैट इज एसेट विच आर नॉट फिजिकल लाइक पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है। अब नाउ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ब्रांड नेम, पेटेंट एंड डिड नॉट शो अप, द ओनली इंटेंजिबल एसेट ऑफ एनी मैग्नीट्यूड गुडविल इज अ प्लग। ठीक है, इन्होंने भी कहा है इट्स अ प्लग दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ओनली इफ यू डू एन एक्विजिशन। ठीक है ना। तो बाकी जो है इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी, जैसे मैंने बात की है कि सम मार्क टू मार्केट कर रहे होते हैं, सम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इट्स अच्छा, फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड ओरिजिनल कॉस्ट। फिर यहाँ पे इन्होंने लाइबिलिटी साइड बताई है कि यू हैव अ करंट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यू हैव डेट ऑब्लिगेशन, यू हैव लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, यू हैव एन इक्विटी। इक्विटी रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल कैपिटल। दिस इज द ओरिजिनल ट्रेडिशनल बैलेंस शीट जो हम यूज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, एक तो हमने डिस्कस कर दिया है कि वो एसेट सही वैल्यू नहीं होते। दूसरा ये कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो वैल्यू पे अफेक्ट करती हैं लेकिन बैलेंस शीट में नहीं होती। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए उसने कहा कि यू विल नीड टू क्रिएट अ न्यू बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट नहीं क्या है, उसने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू बैलेंस शीट बनाए। ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू बैलेंस शीट में उसने ये कहा कि यार हमें जो है ना एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। एक को हम कहें एसेट्स इन प्लेस, यानी कि ये वो सारे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट, जो हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उसको हम कहेंगे एसेट इन प्लेस। ठीक है ना। दिस इज बेसिकली रिकॉर्डेड इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड अपॉन कैश फ्लोज एंड रिस्क नॉट एट ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो एसेट इन प्लेस है इसको उसने कहा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। अगर मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम ये पूरा कोर्स यही है कि इसके अंदर वी नीड अ फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसकी वजह से वी कम अप टू अ फेयर वैल्यू। तो ये कोर्स का मकसद यही है कि एसेट की फेयर वैल्यू निकालने का आपको तरीका पता चल जाए। बेसिकली एट द एंड आपको इंशाल्लाह ये मालूम हो जाएगा। सो यू रिकॉर्ड थिंग्स नॉट एट द बुक वैल्यू बट एट फेयर वैल्यू। नंबर वन, इससे वो मसला हल हो जाएगा कि सही पिक्चर क्या है। नंबर वन, फेयर वैल्यू से बेसिकली अगर वही जैसे कहा कि किसी के पास मार्केट वैल्यू नहीं मालूम, तो मार्केट वैल्यू नहीं मालूम तो यू कैन कैलकुलेट अ फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू से आप जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है। और फेयर वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। फेयर वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑल द फ्यूचर बेनिफिट दैट यू कैन ड्राइव फ्रॉम दिस एसेट। ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल? जी। तो उसके बाद उसने ये कहा कि बहुत सारे ऐसी भी जो है वो हैं एसेट्स हैं या वो हैं जो यानी कि जो एसेट तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे आइडियाज हैं जो कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में, प्राइस में तो अफेक्ट करेंगे लेकिन वो जमीन पे मौजूद नहीं है। उसको उसने कहा ग्रोथ एसेट्स। ये सारे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, यानी दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट विल बी क्रिएटेड बाय द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है ना। प्रोजेक्ट एवेल्युएट किया। प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने कैश फ्लोज मॉडल की, आपने उसकी जो है कॉस्ट मॉडल की। उसके बाद आपने देखा कि दैट प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो $500 मिलियन की है, लेट्स सपोज एक की बैलेंस शीट पे।
सो टेक्निकली अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। अगर उसकी वैल्यू 500 मिलियन की है तो क्या उसे बैलेंस शीट के अंदर 500 मिलियन का रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सो वुड दैट इंक्रीज द बैलेंस शीट बाय 500 मिलियन या नहीं? जी नहीं सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। अरे आए नहीं, मैं तो कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ ना, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नो। अच्छा, जैसे मैं एक कह रहा हूँ कि आपने एक यानी एसेट, आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं। बिल्कुल फिजिबिलिटी में आप सारे एस्टिमेशंस करते हैं, तो जो जब आपने एनपीवी निकाली नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो जी 500 मिलियन की आ रही थी। अच्छा, जी 500 मिलियन की एनपीवी का मतलब क्या है? सर, ये मुझे 500 मिलियन की एनपीवी का मतलब ये है कि आपने जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज थे वो डिस्काउंट कर लिए एट बिल्कुल। फॉर अ मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव से बताएं कि 500 मिलियन की एनपीवी का मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है? मैं उसका क्या करूंगा कि मैनेजमेंट मुझे उस इस वैल्यूएशन, इस नॉलेज की, इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा? सर ये आप कंपेयर करेंगे जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उससे। तो हमने कंपेयर कर ली ना, हमने कहा भाई अल्टरनेटिवली जो है प्रोजेक्ट के अंदर हम ये इस प्रोजेक्ट को अगर हम लगाएंगे तो 500 मिलियन की एनपीवी आ रही है इसकी। बिल्कुल मतलब इसका मतलब नॉर्मली ये होता है कि अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आज मेरी कंपनी की वैल्यू 500 मिलियन से बढ़ जानी चाहिए। जी यही है ना, जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट, बिल्कुल यही है ना। अगर नहीं कि आपने तमाम फ्यूचर की कैश फ्लोज निकाली, उसको डिस्काउंट बैक किया, फिर हमने कहा कि नहीं अगर हम ये एग्जीक्यूट आज करेंगे तो आज आपकी कंपनी की वैल्यू जो है वो 500 मिलियन से बढ़ जानी चाहिए। यही है ना एनपीवी का मतलब। बिल्कुल। अगर ये मतलब है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसको एसेट के अंदर बैलेंस शीट में होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया, लेट्स सपोज डिसीजन ले लिया था, द टाइम यू हैव मेड द डिसीजन एट दैट टाइम योर कंपनीज वैल्यू शुड इंक्रीज बाय 500 मिलियन। तो अगर सर आपने बैलेंस मगर शीट में रिकॉर्ड, सर इसकी एक वजह है। इसकी वजह हाँ ये है कि जो वो मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, जो एक प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से हम सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज हो जाएं। प्रूडेंस। बात सही है, वो बात सही है कि वो प्रिंसिपल है कि जब वो रियलाइज प्रूडेंस हो होता है ना। जाए। हाँ हाँ, वो होता है, सही है। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, एक दो कॉन्सेप्ट है ना। एक तो आप शेयर होल्डर्स के लिए लीगल फॉर्म के अंदर करें, लीगल फॉर्म में तो कोई एतराज नहीं है, वो प्रूडेंट प्रिंसिपल है वो, जिसमें अब बिल्कुल आप रियलाइज नहीं करें, आप रिकॉर्ड नहीं करें, वो बात सही है। मैं तो डिसीजन मेकर की बात कर रहा हूँ। आपने अगर ये बनाया है, वॉट फॉर एग्जाम्पल आपने खुद एनपीवी कैलकुलेट की है, जी ठीक है ना, तो आपने तो आपको तो ये उम्मीद है कि ये आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं होती तो आप उसमें रिस्क फैक्टर डाल के एनपीवी कम ज्यादा भी कर सकते थे। यानी जो भी आपने रिजल्टेंट रिस्क फैक्टर्स निकालने के बाद उसकी जो वैल्यू निकाली, तो आपके लिहाज से 500 मिलियन बढ़ जानी चाहिए अगर आप कहते हैं। तो क्या वैल्यू अगर बढ़ जाती, और जारी बात है अगर आप किसी इन्वेस्टर को पूछेंगे वो भी, सर फर्क ये है कि अगर आप उस कंपनी को बेचेंगे तो 500 मिलियन की गुडविल क्रिएट हो जाएगी व्हेन इट इज रियलाइज्ड। अगर नहीं होगी तो अनरियलाइज्ड गुडविल, क्योंकि हम शामिल नहीं होती, तो वो चीज़ बैलेंस शीट में मौजूद नहीं है। हालांकि उस पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट जो है, जो आपने किया है, दैट इज, ये रियलाइज होगा तभी तो आपने उसको उसमें चलाया है, आपने नहीं, आपने इनकॉर्पोरेट किया है बेसिकली। बात समझ में आ रही है? जी तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए? अगर हम सारे, मैंने टू अ सर्टेन, हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पीछे कर दें, सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअली देखें एज अ बैलेंस शीट, तो क्या करंटली सही पिक्चर शो नहीं करेगी? जबकि आपको मालूम है कि एक एनपीवी है जो कि रियलाइज हो गई है इन अ वे कि आपने स्टार्ट कर दिया उस प्रोजेक्ट को। जी नवेद कुछ बोलेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से नहीं करते। आई मीन थियोरेटिकली ओके सही है, गुडविल सारी बातें समझ आती है, बट एक्चुअली द रियल पिक्चर इज नॉट दैट, इट्स जस्ट अ बबल दैट यू कैन फोरसी फॉर द फ्यूचर बट इट्स नॉट रियली प्रेजेंट इन द करंट सिनेरियो ना, तो ओके दैट्स द रीजन। अच्छा, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये बबल जो है वो इन्वेस्टर को जब नजर आ जाता है, रियलाइज हो जाता है, तब आपने रिकॉर्ड कर लिया, यही है ना? जी भाई मैं दूसरे बात करता हूँ यार, आपने जो है ना वो पॉजिटिव एनपीवी को दिखाया, आपने एक इन्वेस्टर को भेज दिया ये कॉन्सेप्ट आइडिया। आपने कहा कि यार ये हम नई विंडोज लॉन्च कर रहे हैं, विंडोज 11 के नाम से, और इसमें ये प्रॉपर्टी हैं, उसके एनपीवी निकाली तो वो पॉजिटिव एनपीवी आ रही थी, एंड दैट विल इंक्रीज आवर फर्म वैल्यू बाय लेट्स सपोज $5 बिलियन।
आपने वो कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर को भेज दिया, इन्वेस्टर ने जो है वो आपने जो स्पिन ओवर या कुछ भी आपने जो कंपनी थी उसको बाय कर लिया, उसने 500 मिलियन जो है वो ऐड कर दिया आपकी वैल्यू में, उस बाय कर लिया, तो आपने वही बबल जो है उसके अगेंस्ट गुडविल तो क्रिएट कर दी। यानी अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में देखें तो वो तो आपको पैसे ही नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट रियलाइज अगेंस्ट द प्रूडेंसी प्रिंसिपल। लेकिन आपने जो है वही बबल है ना, बबल तो आपके नज़दीक बबल एक अलग चीज़ है, इन्वेस्ट जो बायर है उसके नज़दीक अलग चीज़ है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसने रियलाइज़ करा दिया पैसे दे के, आपने अनरियलाइज्ड है। बबल तो दोनों सूरतों में है, लेकिन बबल तो आपने रिकग्नाइज कर लिया इन फॉर्म ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है? ये बात समझ में आ रही है? मतलब इट्स आउट ऑफ बॉक्स, लेकिन सोचने को जस्ट सर ऐसा नहीं होता कि हमेशा से परचेज गुडविल कैलकुलेट उसमें इनकॉर्पोरेट की जाए? गुडविल तो परचेज ही होती है ना, गुडविल वैसे इनकॉर्पोरेट ही नहीं होती, वो तो एक्विजिशन में होती है सिर्फ, नॉन एक्विजिशन में गुडविल थोड़ी आती है। तो लेकिन मेरा पॉइंट तो ये है ना कि जो जिसने एक्वायर किया है उसने भी तो बबल ही देखा है ना, तो उसके बबल पे आपने भरोसा कर लिया प्रूडेंसी प्रिंसिपल में, और अपने बबल पे भरोसा नहीं कर रहे। मतलब मेरा पॉइंट ये है। जी नाफे सर हमारे बबल में जी कोई रीजनेबल बेसिस नहीं होंगी ना फिर? तो यानी आप अपने आप को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, हम अंडरस्टिमेट नहीं, मगर उसके पीछे मटेरियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी ना। मुझे कुछ भी लग रहा है मगर वो दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सूटेबल ट्रांजैक्शन, बट वेयर इज इन द केस ऑफ परचेज गुडविल एक हर अच्छा चीज की फेयर वैल्यू आपने कैलकुलेट की ना। अच्छा चले मैं एक काम मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने एक स्टार्टअप किया, सही है, स्टार्टअप के अंदर आपके पास कुछ एक धेले का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आपने जो है ना एक स्टार्टअप किया, स्टार्टअप में सारा आपके पास एक आइडिया है, ठीक है ना, आपने उस आइडिया को कंसीव किया, यू मेक अ न्यू टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड, आपने कुछ पेटेंट्स ले लिए और उसके बाद आपने उसको स्टार्टअप कर लिया, वो आपने आइडिया है, यू डोंट हैव दैट एसेट ऑन ग्राउंड, ठीक है ना, आपने वो आइडिया है, दैट इज अ बबल बेसिकली। आपने वो आइडिया लेके किसी इन्वेस्टर के पास गए, इन्वेस्टर को आइडिया पसंद आ गया, उसका उसने उसने 50 मिलियन डॉलर लगा दिए उसके, तो आपकी जेब में 50 मिलियन डॉलर आ गए, तो कंपनी की वैल्यू 50 मिलियन डॉलर हो गई, बिकॉज वो कंपनी तो पब्लिक नहीं हुई। तो आपने जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे रहते हुए उस इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बबल पे कर लिया। लेट सपोज आप थियोरेटिकली हैविंग नोन दैट आप इन्वेस्टर के पास नहीं जाते, तो क्या इन्वेस्टर के जाने से पहले आपकी वैल्यू 50 मिलियन नहीं थी क्या? यानी बबल तो वही था ना, कॉन्सेप्ट वही था, आइडिया वही था सर थी, मगर उस वक्त कोई हमें पैसे दे रहा था 50 मिलियन। सवाल ये है अच्छा, मतलब कहने का मतलब मकसद वो ये है उसने कि वो 50 रियलाइज मिलियन होगी दिए ना। जब भी तो रियलाइज हुई ना चीज। तो एक नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि रियलाइज कोई चीज पैदा होने की वजह उसका रियलाइज होना है, या पैदा पहले हुई रियलाइज बाद में हुई? अगर कोई चीज हो गई थी रियलाइज तो उसके बाद हुई ना, तो अगर कोई चीज थी तभी रियलाइज हुई है वो, तो वो चीज थी तो वो पहले क्यों ना रिकॉर्ड कर दी जाए? ये क्यों कि रियलाइज होने पे वो चीज बनी है, उससे पहले नहीं थी। यानी इस कॉन्सेप्ट का मतलब तो ये है जब रियलाइज हुई तभी वो चीज बनी, उससे पहले वो चीज नहीं थी। जबकि कॉन्सेप्ट ये है कि चीज पहले मौजूद थी और उसको रियलाइज किया गया है। मतलब लॉजिक समझ में आ रही है? जी जी नवेद। I think sir that's why accounting principle ये है कि जब तक चीज रियलाइज नहीं होती you cannot record it. हाँ मतलब, लेकिन आपने दूसरी जगह तो आप गुडविल तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। बहरहाल खैर, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है, बिल्कुल सही है। हम जो है फिलहाल अगर हम सारी स्ट्रिंग्स लूज कर दें, हम तो एक फलसफियाना फिलोसफिकल बहस कर रहे हैं कि अगर ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं होते तो क्या वो वैल्यू सही होती या नहीं होती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है एक आइडिया है विच यू कैन बैक एंड यू कैन नॉट बैक, ये भी सही है, लेकिन आर्गुमेंट शुड बी वेरी कंक्लूसिव कि अगर वो बात, अगर इफ यू आर ट्रस्टिंग सम अदर पर्सन, तो आज अगर टेस्ला की जो वैल्यू है वो 800 मिलियन की कंपनी बन गई है, तो क्या वो वैल्यू कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से सही है या नहीं है? अगर आपका बिटकॉइन जो है वो कितना 50,000 हो गया, कितना हो गया है? तो क्या वो जो वैल्यू है क्या वो कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से क्या वो सही चीज है या नहीं है? मतलब हो सकता है ना। तो ये कि अगर हम ये बात करें, अगर ये क्राइटेरिया बनाए किसी चीज़ का कि अगर उसने पैसा लगा दिया तो वो चीज़ उसकी वैल्यू सही हो गई, मे बी यू हैव अ साइकोलॉजिकली एक तरह से सही है, आपने कह दिया कि भाई आपका आइडिया मार्केट में सराहा गया, उसकी वैल्यू बन गई, एक आइडिया था जब तक मार्केट में नहीं गई तो वैल्यू नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आइडिया मौजूद था, उस आइडिया के पैसे लगे, तो वो आइडिया जो है
मतलब ये कि वो पहले क्यों ना रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये चीज़ सही है, डिबेटेबल है, जाहिर बात है ये चीज़ अप्लाई भी नहीं होती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सिर्फ जस्ट टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग, आपके दिमाग खोलने का थोड़ा सा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो उसने कॉन्सेप्ट दिया है। वो कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रोथ एसेट जो है आप एक क्रिएट कर लें जिसमें ऑल द पॉजिटिव एनपीवीज प्रोजेक्ट्स हो। तो वो यानी उसकी लॉजिक ये है दामोदरन की, वो ये कहते हैं कि भाई जो कंपनीज के एसेट जो होते हैं वो मोस्टली ड्राइव करते हैं ग्रोथ एसेट में रादर देन करंट एसेट्स। यानी कि अगर आपकी गूगल की वैल्यू जो है अगर वो 2 ट्रिलियन की है, या जो टेस्ला की वैल्यू 800 बिलियन की है, तो वो जो वैल्यू होगी वो उसके करंट एसेट पे बेस नहीं करेगी, वो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैश फ्लो पे बेस करेगी कि जो पाइपलाइन में हैं या वो शुरू कर रही हैं या जो कि आपके बुक वैल्यू पे मौजूद नहीं होंगे। तो करंट बुक वैल्यू ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि करंट बुक वैल्यू इज यानी करंट एसेट जो है वो सही है, मतलब, लेकिन ये कि आजकल के हालात के हिसाब से वो जो ग्रोथ बेस्ड कंपनीज हैं जिनकी सारी बैलेंस शीट ग्रोथ बेस्ड एसेट्स पे होती है, तो वो उसकी जो जितनी भी वैल्यूज जो बढ़ रही हैं, आप देखें ना, टोयोटा करोला है, सॉरी टोयोटा है, इंडस यानी खाली टोयोटा है, तो टोयोटा की जो करंट एसेट्स हैं क्या उसकी वैल्यू टेस्ला से ज़्यादा नहीं होगी क्या? टोयोटा आई थिंक 200 मतलब 100-150 कंट्री में तो होगी, और उसके कितने वेरिएंट्स होंगे एज कम्पेयर टू टेस्ला, लेकिन टोयोटा इज वैल्यूड एट 150 बिलियन आई थिंक, और टेस्ला इज वैल्यूइंग आई थिंक कितने 400, मुझे याद नहीं, लेकिन इट्स 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स द टोयोटा। तो क्यों करते हैं? एसेट्स तो टोयोटा के ज़्यादा होंगे, नहीं करोला के ज़्यादा, वो टोयोटा के ज़्यादा होंगे, तो क्यों हम ये कर रहे हैं? इसकी वजह यही है कि यू हैव दैट ग्रोथ एसेट, ग्रोथ देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्या है इसकी? यस सर। और सर इस वजह से भी कह रहे हैं कि यू बीइंग द स्टार्टअप, तो आपको इन्वेस्टर चाहिए टू गेन द कैपिटल एंड एवरीथिंग, तो दैट्स व्हाई यू आल्सो डू दिस थिंग सर। नहीं मतलब कह रहा हूँ जैसे टेस्ला है, टेस्ला तो अब आईपीओ भी हो गया, उसका मार्केट शेयर ट्रेड हो रहा है, एक बड़ी कंपनी बन गई, इन्वेस्टर जो है उसको जो वैल्यू दे रहे हैं, और ये मैं एक इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, यानी कि वॉल स्ट्रीट जो है इट्स बेसिकली द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर उसको एक वैल्यू दे रहे हैं। तो वो जो वैल्यू देने का जो मकसद है उसके अंदर अगर हम उसको टोयोटा से कंपेयर करें तो टोयोटा के जो एसेट्स, करंट एसेट्स होंगे, यानी कि जो इस वक्त ऑन ग्राउंड एसेट्स होंगे, वो आई थिंक कुछ ना कुछ तो 20 गुना ज़्यादा होंगे टेस्ला से, मुझे अपना एक अंदाज़ा है, इट मे बी क्रूड एनालिसिस, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम नहीं हो सकते। मतलब टेस्ला जो है वो बहुत ज़्यादा मुल्कों में नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा मॉडल्स उसके नहीं हैं, यानी अगर उससे ऐसे देखा जाए तो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 4 गुना है, 4 गुना है, मतलब ये मैं मजाक नहीं है, मतलब 4 गुना है अगर टोयोटा की बात। उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बहुत ज्यादा है ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि असल वैल्यू जो ड्राइव हो रही है वो इन ग्रोथ एसेट से हो रही है, वो एसेट इन प्लेस से नहीं हो रही, और एसेट इन प्लेस हमेशा कभी भी बैलेंस शीट में नहीं होते। यही तो बात, ये कॉन्सेप्ट, बात ही यही हो रही है ना। तो इसलिए उसने दामोदरन ने कहा यार आप छोड़ें इस बैलेंस शीट को, यू क्रिएट अ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग आप करें एंड उसको आप एक बैलेंस शीट इंट्रिंसिक वैल्यू पे बनाएं, इट विल बी मोर फिजिबल, मोर लॉजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? ये बात समझ में आई कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है? जी सर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर, बट इट्स टोटली बेस्ड ऑन रैशनल थिंग ना, रियलिटी में तो ऐसी थिंग कोई एग्जिस्ट नहीं करती, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी बट इन द फ्यूचर। लॉजिकली सारी बात है, रियलिटी पे तो नहीं बेस कर रही, लेकिन अगर आप डिसीजन मेकर हैं तो आपके लिए फेयर वैल्यू अकाउंटिंग ज्यादा सूटेबल होगी टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन एज कंपेयर टू बुक वैल्यू अकाउंटिंग। अग्री टू दैट सर, है ना? तो और बिकॉज फाइनेंस का जो हमारा जो कोर मकसद है वो डिस्क्लोजर नहीं है, तो हमारे वी डोंट हैव दैट स्ट्रिंग्स अटैच, हमें रोकने के लिए कुछ नहीं है, वी कैन गेट एज लॉजिकल एज पॉसिबल। सो फाइनेंस के अंदर बिकॉज यू आर कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग, तो इस वजह से फाइनेंस के अंदर यू कैन हैव अदर मॉडल्स एज वेल। तो वन ऑफ द मॉडल जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसमें ये एनॉमली नहीं होगी, वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होगी। तो फॉर वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस मे बी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा क्रेडिबल है एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू। अब वो बुक वैल्यू नहीं होती है, सही है गलत है, वो एक अलग बहस है, उसमें हमारे पास अकाउंटिंग का ट्रेडिशन मौजूद है, बहुत पुराने ट्रेडिशन है, उसमें अमल भी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, इसकी ग्राउंडिंग बड़ी स्ट्रांग है। हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे हम बहुत बड़े अकाउंटिंग के वो लोग हैं, ऐसे बात नहीं है, इनकी लॉजिक होगी, ग्राउंडिंग होगी, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन मैं अकाउंटिंग के बेस पे चैलेंज भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ फॉर और डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये बेसिकली चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो ये ओवरऑल बैलेंस शीट का है। एनी क्वेश्चन सो फार? क्योंकि टाइम हमारे पास आई थिंक वी हैव 8:30 बजे, आज 2 घंटे की क्लास है, तो आई थिंक हम नेक्स्ट टॉपिक फिर हमका इनकम स्टेटमेंट आता है और कैश फ्लो आता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी नवेद, I do have a question. any questions, anything? जी sir, I do have a question sir regarding fair value of accounting sir, कि is it a new concept or is it a kind of a old concept? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो आई गेस अभी ये कि लोगों ने बबल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, ट्रेंड की तरफ मूव कर दिया है, लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो गए हैं, जस्ट कि ठीक है दुनिया इफ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दे आल्सो वुड मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि भाई उसी में पैसा है, लाइक दिस बिटकॉइन हो गया या टेस्ला हो गया व्हाटएवर। लेकिन प्रीवियसली if I think about like 70s और 80s, वहाँ पे उस टाइम पे इतना नहीं होता था। I'm not that much old नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतना नहीं होता था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितनी भी इंडस्ट्री है ना, ये जैसे टेस्ला है फॉर एग्जांपल, मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, ये टेस्ला जिसके नाम पे रखी गई है निकोलस टेस्ला है। अब निकोलस टेस्ला जो है ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद वाली है, यानी 1920 1930 इस जमाने का था वो। और उसमें उसके पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ थे। उसने जो है वो उस ज़माने में आइडिया दिया था, मोबाइल फ़ोन का भी एक आइडिया दिया था कि आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी का वो मास्टर था बेसिकली। तो उसके पास बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग अलग अलग आइडियाज़ थे। सिर्फ जो है वक्त ने उसका साथ नहीं दिया, ये क्या हुआ, वो अपने आइडियाज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाया, और वो उसके स्ट्रेटजीज़ का फॉल्ट थी या कुछ थी, बट दे हैव एन आइडियाज़। सो आजकल के दुनिया के अंदर अगर यू हैव अ वॉल स्ट्रीट जो इस तरह की है, तो वो इस तरह का बंदा सेल हो जाता है आराम से, और वो बहुत जल्दी अपनी एम्पायर खड़ी कर देता है। क्योंकि आजकल की वॉल स्ट्रीट जो है ना वो इसी तरह की हो गई है। तो उस जमाने की वॉल स्ट्रीट ऐसी नहीं थी जैसे आजकल की है। वो आपकी बात सही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन और टेक में इंटरेस्ट हद से ज्यादा हो गया है, यानी कि नाउ पीपल आर जस्ट वॉचिंग कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आए और हम अंधों की तरह इन्वेस्ट कर दें। वरना इस तरह का इंटरेस्ट है। मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ कि इट्स समटाइम्स जो है ना वो बहुत ही इनरेशनल डिसीजंस बड़े बड़े फोरम पे लिए जा रहे होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री नहीं थी। और शायद ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये जो वॉल स्ट्रीट का इस वक्त, वो स्टार्टअप से ही लिंक्ड हो गया है। यानी कि अब ये होता है कि ये पूरा एक चेन बन गई है, इकोसिस्टम बन गया है। यानी फ्रॉम द स्टार्टअप टू द आईपीओज एक पूरा एक इन्होंने इकोसिस्टम बनाया जिसके थ्रू जो है ना वो और वो सिस्टम डिज़ाइन होता है नए आइडियाज़ पे। जैसे ही कोई नया आइडिया, नई इनोवेशन आती है, डिस्ट्रप्टिव आइडिया आता है, तो वो फ़ौरन बाय हो जाता है और उसको जो है फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। और इसकी वजह क्या है? ये इसकी वजह पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस है। आप ये देखें कि इस वक्त जो टॉप 10 कंपनीज जो हैं दुनिया की, उसमें से टॉप 8 जो हैं वो टेक कंपनीज हैं। और वो उन 8 का मेरे पास 10 साल पहले जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के एक आध के अलावा बैलेंस शीट में टॉप 10 के अंदर होगी। सो वो फिनोमिनली ऊपर आई हैं। और जिस तरह से ऊपर आई हैं उसकी वजह से जो है वो एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है वॉल स्ट्रीट के अंदर कि भाई ये जो है ना इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट पुराना है, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में ये एक नए वेव के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना आसान हो गया। आप ये कह लें, अब ये कॉन्सेप्ट जो है टेस्ला के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसी एग्जांपल आपको 10-15 साल पहले शायद मिलना मुश्किल हो। लेकिन इस बार आपको इस तरह की बहुत एग्जांपल मिल जाएंगी जिसमें हम कहते हैं ना कि हवा के अंदर आपने एक किला बना लिया बेसिकली फ्रॉम नोवेयर। जी my last question would be कि don't you think कि अगर हम इस तरीके से बबल में सर्वाइव कर रहे हैं तो don't you think कि it's just a bubble we have created, definitely agree to that, and the future when the bubble got burst so whole of the economic हाँ, मुझे लगता है मेरा पर्सनल अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें तो एक बबल क्रिएट हुआ था 2007 के क्राइसिस के वक्त, जब आपके इंटरेस्ट ये एक्चुअली ये सारा जो है ना कहानी ये होती है, आप जब आपने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देते हैं, यानी आपने जो है ना कैपिटल को सब्सिडाइज कर दिया बेसिकली। जब आपने सब्सिडाइज किया ना तो आप जो है ना वो जरूर यानी फिर आप जो है ना लेविशली कैपिटल एक्सपेंड करते हैं। मतलब एक होता है कि यार आप जरूरी जगह इन्वेस्ट करें, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट को इतनी सब्सिडाइज कर दिया बाय लोइंग द इंटरेस्ट रेट और गिविंग द इंसेंटिव्स कि इस वक्त जो है आपके पास कुछ एवेन्यू नहीं है अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन हाईटेक। तो क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट इतने कम कर दिए, आपकी डेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रिटर्न ना होने के बराबर है, कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने ज़बरदस्ती इन्वेस्टरों को कहा कि नहीं आपको इसमें इन्वेस्ट करना है।
तो कैपिटल एक्सेस बहुत, तो जब आप ये करते हैं तो फिर आपकी जो है वो लग्जरी जिसको हम समझा जाता है वो उस पे ही लोग इन्वेस्ट करने, तो यू हैव सब्सिडाइज्ड योर इन्वेस्टमेंट इन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट हैज क्रिएटेड इनरैशनल एक्सुबरेंस इन द मार्केट बेसिकली। तो मेरा अपना और ये जब भी ऐसा हुआ है, ये 2007 की क्राइसिस को देख लें, या उससे पहले कि जब भी आपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत लंबे अरसे तक लो रखा है और आपने जो है आपने मॉनेटरी एक्सपेंशन की है जिस लेवल पे अभी हुई है, तो उसका इफेक्ट जो है ये एक्सुबरेंस में हमेशा आता है। जो बेल आउट पैकेजेस जो दिए हैं, जो यूएस की गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि उस पे इन्वेस्टर जो है ना, इस वक्त एक्सुबरेंस नहीं होगा तो और क्या होगा बेसिकली। यानी कि इस बेल आउट पैकेज ने इन्वेस्टर्स की साइकी को बिगाड़ दिया है बेसिकली। नाउ इन्वेस्टर्स जो है वो जो है ये जिस बिल्कुल ही इनप्रूडेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो जो तो वो सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं मार्केट में कि वो क्रैश की को सिग्नल कर रहे हैं कि इट मे गेट, यानी ऐसा हो सकता है आगे। मेरा अपना व्यू ये है, बहरहाल देखें आगे क्या होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो चलें विल एंड अप हियर इंशाल्लाह। बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वी विल बी कवरिंग इनकम स्टेटमेंट, वी विल बी कवरिंग